हम सब घोष विषय से जुड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम एक अच्छे घोषवादक होने के नाते से कुछ जानकारी हम सबको रहना आवश्यक भी है। और किसी काम को हम शुरू करते हैं तो उस काम के बारे में, उस काम के इतिहास के बारे में, उसके प्रारंभ से लेकर अब तक की कुछ भूमिका भी अगर हमको ध्यान में रहती है तो काम करने की हमें प्रेरणा भी मिलती है, और हमसे कोई जानकारी चाहे तो हम भी उनके सामने समुचित रूप से रख सकते हैं। तो ऐसी कुछ जानकारी मैं आपके साथ में साझा करूँगा। बाद में वर्ग से आपकी अपेक्षा क्या थी वो आरंभ में सुरीली भाई साहब ने आपको बताई है, प्रांत के अधिकारियों ने भी आपको बताई है। कुछ बातें मैं आपके साथ में साझा करूँगा। अपने जो घोष का एक तरह से संघ में आरंभ है तब से लेकर अब तक का जो इतिहास है, ये भी बड़ा रोचक इतिहास है। और जब से शुरू हुआ तब से लेकर अब तक की जो इसकी विकास की एक यात्रा है, उस यात्रा के बारे में भी हर एक वादक को अच्छी तरह से जानकारी होना भी चाहिए। इसलिए अपने ज्येष्ठ वादक और अपने संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से समय समय पर जो कुछ हम लोगों ने सुना है, जो हमने कुछ उनका संकलित किया हुआ पढ़ा है, उसी में से कुछ बातें आपके साथ में साझा करूंगा। प्रारंभ में अपने संघ में जब संघ का काम शुरू हुआ तो शाखा के रूप में जब मैदान में आया तो अनुशासन निर्माण की दृष्टि से अपने यहाँ शाखा में भी संचलन का अभ्यास होता था। उस समय उसको समता ऐसा करके हम नहीं बोलते थे, उसको परेड बोलते थे। सुबह के संघ स्थान पर तो शारीरिक होता था, शाम के संघ स्थान को बोलते थे मिलिट्री, और उसमें इन सब का अभ्यास होता था। और वो जैसे उस समय के शिक्षक थे, उन शिक्षकों के अपने प्रयास से उन्होंने शुरू किया। उसको उत्कृष्ट करने के लिए परम पूज्य डॉक्टर जी उस समय के अपने जो सिखाने वाले स्वयंसेवक थे, उन स्वयंसेवकों को नागपुर के पास एक कैंट एरिया है जिसको कहते हैं कामटी, तो वो जो सेना की छावनी है वहाँ डॉक्टर जी इनको ले जाया करते थे। सामान्यतया रविवार को वहाँ विशेष परेड हुआ करती थी, तो वो परेड दिखाने ले जाते थे। और वो परेड स्वयंसेवक ये देखते थे, दूर खड़े होकर के देखते, तो देखने से बहुत सारी बातें इनको ध्यान में आती थी। अब परेड करने वालों का बहुत सुंदरता से कदम में मिलता था, तो कदम मिलाने के लिए क्या उसमें विशेष बात रहती थी, तो दिखता भी था, सुनाई भी देता था। तो डॉक्टर जी सहज पूछते थे, भाई इतना सुंदर इनका कदम मिल रहा है, इतनी अच्छी परेड हो रही है, इसका कारण आपको मालूम पड़ रहा है क्या? तो इनसे बोलते थे, जी पता तो चल ही रहा है, एक बैंड बज रहा है पीछे, बैंड की आवाज़ के कारण से ये लोग बराबर पैर मिला रहे हैं और सुंदर भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस इतना केवल प्रश्न पूछ करके आ जाते थे। ये प्रश्न पूछने के पीछे जो डॉक्टर जी के मंशा थी, वो मंशा साकार हुई। स्वयंसेवकों के मन में भी ऐसा बैंड अपनी शाखा में होना चाहिए, इसकी इच्छा स्वाभाविक रूप से जागृत हुई। तो डॉक्टर जी के सामने ये विषय रखा उन्होंने कि डॉक्टर साहब संघ में भी ऐसा बैंड होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम तो कहाँ से लाएंगे ऐसा बैंड, अगर हमको चाहिए तो हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमने तो गुरु दक्षिणा ही बहुत कम होती है, तो कैसे करेंगे। लेकिन अपने कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो पहली बार 1926 में, एक साल के बाद संघ का संचलन हुआ। संचलन में डॉक्टर जी का कुछ बैंड वालों से परिचय था, तो बैंड वालों से एक पड़ाव मांग कर लेकर आए, और उस पड़ाव की धुनकार के साथ में अपना एक पहला संचलन निकला। उसके बाद में स्वयंसेवकों ने अगले साल के पहले अपना ही कुछ घोष खड़ा होना चाहिए, इसका विचार किया। और विचार करके अभी कैसे करना चाहिए, तो पैसा तो नहीं है, पैसे करने के लिए क्या करना, विचार किया। तो एक स्वयंसेवक को ध्यान में आ गया कि नागपुर में एक श्रीमंत बुटी नाम के सज्जन हैं, उनके यहाँ ब्रह्म भोज का आयोजन होता है, हर साल करते थे वो। उस आयोजन में जाना, और वो आयोजन भी 8-10 दिन का होता था, उसमें जाना और वहाँ जाकर भोजन भी करना, और भोजन करने के बाद वो ब्राह्मणों को दक्षिणा देते थे, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे देते थे। तो ऐसे वो पैसे जो देते थे, वो पैसे इकट्ठे करना, उससे हम संघ का घोष का सामान लाएंगे, इस इच्छा से अपने स्वयंसेवकों ने और उनके यहाँ ब्रह्म भोज में जाना तय किया। और वहाँ इकट्ठे होकर के स्वयंसेवक जाते थे, भोजन करते थे। भोजन करने के बाद जो जो कुछ दक्षिणा मिलती थी, एक स्वयंसेवक इकट्ठी करते थे, और वो दक्षिणा की जो राशि इकट्ठी हुई, उससे संघ में पहला वाद्य अपना स्वयं का खरीदा गया, वो था एक शंख।
अब बजाए कौन, तो अपने सेना के सेवानिवृत्त एक अपने संघ के अधिकारी थे मार्तंड राव जोग, जो उस समय संघ के सर सेनापति थे। सर सेनापति का मतलब अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख। पहले अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख नामदायी तो नहीं आता था, लेकिन सर सेनापति थे, और वो पहले और आखिरी वही रहे, मार्तंड राव जोग। क्योंकि वो मिलिट्री में रहे थे, सेवानिवृत्त थे, इसके कारण से उनको कुछ बजाना आता था। वो उन्होंने पहला शंख जो था वो उन्होंने बजाया। बाद में भी घोष का विकास करना तो क्या करना, तो डॉक्टर जी ने भी फिर इस दिशा में सोचना शुरू किया। तो डॉक्टर जी के एक परिचित थे बैरिस्टर गोविंदराव देशमुख, उनसे उन्होंने संपर्क किया। बैरिस्टर साहब को कहा कि आपके तो संपर्क सेना में बहुत सारे हैं, तो सेना में कोई बैंड सिखाने वाला कोई इंस्ट्रक्टर है, रिटायर हो गया हो, ऐसा कोई रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर अगर कोई मिलता है तो अपने सैनिक लोग उनसे सीख सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पता करता हूँ। तो बैरिस्टर गोविंदराव देशमुख ने थोड़ा संपर्क निकाल कर पता किया, तो उसमें से एक ईसाई बैंड मास्टर थे, ईसाई समाज से थे, वो बैंड मास्टर थे और रिटायर हुए थे। वो नागपुर में रहते थे। तो उनसे इन्होंने बातचीत की कि हमारे कुछ विद्यार्थी लोग हैं, तो आपसे कुछ बैंड बजाना सीखना चाहते हैं, आप सिखाएंगे क्या? वो सिखा देंगे। उनसे बातचीत हुई, फिर अपने स्वयंसेवकों का चयन हुआ और स्वयंसेवकों को वहाँ भेजना शुरू किया। स्वयंसेवक जब गए तो उनको स्वयंसेवकों को उसकी कुछ विशेषताएं ध्यान में आई। तो वो जो सिखाते तो बहुत अच्छा थे, लेकिन उनकी एक विशेषता थी कि वो चेन स्मोकर थे। एक के बाद एक लगातार सिगरेट पीते थे। अब वो सिगरेट पीते थे तो धुआं भी छोड़ते थे, तो धुआं छोड़ते थे तो स्वयंसेवक तो इस धुएं रहने के आभासी नहीं थे, लेकिन स्वयंसेवकों के मन में एक भाव था कि हमें तो कुल मिलाकर घोष सीखना है, इसलिए उस धुआं को भी उन्होंने सहन किया और प्रेम पूर्वक उनसे सीखे। और जो जो स्वयंसेवक सीखते थे वो स्वयंसेवक वापस आकर के अपने अन्य स्वयंसेवकों को सिखाते थे। स्वयंसेवकों की विशेष बात ये थी कि जो पाठ आज उन्होंने सिखाया, अगले दिन वो पाठ स्वयंसेवक अच्छा अभ्यास करके उनको सुना देते थे। इस बात से वो बहुत प्रसन्न थे कि आपके स्वयंसेवकों की ग्रेस पावर बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी सीखते हैं। इस कारण से अपने स्वयंसेवक कम समय में उनसे अच्छा सीखे। अब वो सिखाते क्या थे? जो सेना में बजाते थे वो सिखाते। सेना में क्या बजता था? सेना में वही बजता था जो अंग्रेज लोग बजाते थे। तो अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों की बनाई हुई जो अलग अलग ट्यून्स रहती थी, मार्चेस रहती थी, उनको सिखाते थे। जैसे उनके नाम अगर पुराने में स्वयंसेवक उनसे आप पूछेंगे तो उन्होंने बजाई होगी, मैंने बजाई स्काउट, बी प्रिपेयर्ड, मारने, एडवांस, चेलिको, कर्नल बोगी, फैंसी बेल, इस प्रकार की पुरानी रचनाएं थी। ये रचना वो सिखाते थे, अपने स्वयंसेवक सीखते थे। फिर संघ का तृतीय वर्ष होता था नागपुर में, तो तृतीय वर्ष में आने वाले स्वयंसेवकों को ये स्थानीय स्वयंसेवक जो रहते थे नागपुर के, ये सिखाते थे। और ऐसे करके ये घोष इन स्वयंसेवकों के माध्यम से संपूर्ण देश भर में चला गया। जैसे जैसे देश में गया तो स्वयंसेवक वहाँ जाकर अपने अपने स्थान में सिखाने लगे, और ऐसे अपना घोष का विस्तार अपने देश भर में फैला। उन्हें डॉक्टर जी के रहते रहते भारत के सब प्रांतों में संघ जैसे पहुंचा, ऐसे ही उसके पीछे पीछे घोष भी पहुंच गया। 1939 के अंदर एक नागपुर के पास गांव है सिंधी, वहाँ पर एक बैठक हुई थी, अखिल भारतीय बैठक, विशेष बैठक मानी जाती है संघ के इतिहास में वो। उस बैठक में संघ के काम के बारे में विचार किया, 7 दिन से भी ज़्यादा की वो बैठक थी। उसमें अपनी संघ की आज्ञाओं के बारे में, संघ की प्रार्थना के बारे में वगैरह वगैरह, ऐसी रीति नीति के बारे में काफ़ी विस्तार से थे। तो उसमें से आज्ञाएँ भी बदली। पहले आज्ञा कुछ अंग्रेजी में होती थी, कुछ हिंदी, संस्कृत, मराठी में होती थी। बाद में ये सभी आज्ञाएँ संस्कृत की गई। प्रार्थना हमारी पहले जो 2-3 भाषाओं में मिलाकर होती थी, फिर वो प्रार्थना भी संस्कृत की हुई। ऐसा करके डॉक्टर जी के रहते रहते ये सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ, और 1940 में जैसे नई प्रार्थना आई, ऐसे ही अपने संघ के घोष में भी कुछ बातों का परिवर्तन हुआ। तो भारतीयकरण की ओर हम एक कदम आगे बढ़े, फिर और थोड़ा आगे बढ़े। परम पुण्य श्री गुरु जी ने जब घोष का देश भर का काम संभालना शुरू किया, तो उनके प्रवास के समय जहाँ जाते थे वहाँ वो स्वयं भी घोष वादकों को बुलाकर उनका घोष सुनते थे। स्वयं भी अच्छे वादक थे, बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे। उनके एक मित्रवर थे जो आंखों से अंधे थे, उन्होंने उनको बांसुरी बजाना सिखाया। इसलिए संगीत और बांसुरी के बारे में तो गुरुजी अच्छे से समझते ही थे, अध्ययन भी था उनका, इसलिए जाते थे, वह सुनते थे, जो सुधार करने की बात रखते थे वो बताते भी थे। तो गुरुजी ने ही प्रवास के समय स्वयंसेवकों को बताना शुरू किया कि भाई हमारा भारतीय संगीत तो बहुत श्रेष्ठ है, विश्व के अंदर बहुत ऊँचे स्तर का संगीत है। हमारा संगीत को आधार मानकर हम हमारी धुन क्यों नहीं बना सकते? अभी हम अंग्रेजी वाली धुन ही बजाते हैं, हमको भारतीयकरण की ओर सोचना चाहिए।
ये विषय जैसे जैसे गुरुजी ने रखना शुरू किया तो पुणे में, अपने पुणे के एक ज्येष्ठ वादक बापूराव जी दाते, जिनका नाम है, संगीत शास्त्र को अच्छा जानते थे, घोष भी अच्छा जानते थे, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और भारतीय राग को आधार मानकर अपनी एक जो राग है जिसका नाम है राग सारंग, ऐसे उस सारंग राग पर उन्होंने एक 2 चरण की छोटी सी रचना लिखी। खेमटा ताल लेकर के खेमटा ताल पर आधारित इस रचना को उन्होंने बनाया। तो 2 चरण की रचना थी, उसका नाम सारंग ही था, वो प्रारंभ में आई। उसके बाद फिर अपने ध्वज के बारे में एक रचना बनी जिसका नाम है ध्वजारोपणम, ये भी था। अभी ये भी श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने इसका संस्कृत काव्य लिखा, उसको बापूराव जी दाते ने स्वरबद्ध किया और इसी में से ये ध्वजारोपणम रचना का निर्माण हुआ। ऐसे एक प्रकार से आरंभ हो गया, तो अपने बंसी की रचनाएं बनना शुरू हो गई। जैसे जैसे इधर यह काम शुरू हुआ, ऐसे कर्नाटक में भी अपने एक पुराने स्वयंसेवक ने प्रयास शुरू किया, वो भी संगीत के अच्छे जानकार थे। तो कर्नाटक उत्तर प्रांत में बेलगांव नाम का एक स्थान है, उस बेलगांव में एक पुराने स्वयंसेवक केशव गुरम, अब तो उनका भी निधन हो गया, मैं उनका जरूर मिला हूँ, एक बार उनके घर में भी गया हूँ। तो केशव गुरम ने एक शंख के बारे में नई रचना तैयार की। तो पहली रचना शंख की जो नई तैयार हुई, वो चूंकि उस रचना में इफेक्ट घोड़े के चलने का था, इसलिए उन्होंने उस रचना का नाम भी रखा था अश्वगति। आज जिसको हम चेतक रचना के नाम से जानते हैं, ये चेतक रचना ही हमारे संघ की पहली शंख की रचना है और अश्वगति नाम उसका रखा। बहुत समय तक अश्वगति नाम चला। बाद में पूजनीय बाला साहब देवरत जब संघ के सरसंघ चालक हुए, तब उन्होंने इस रचना को सुनने के बाद में उन्होंने इस रचना के बारे में कहा, अश्वगति अगर इस घोड़े के इफेक्ट को लेकर के है तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना चेतक, इतना सुंदर नाम है, क्यों नहीं इस रचना का नाम चेतक किया जाए। तो बाद में इसका नाम बदलकर चेतक हो गया। ऐसे करके ये नई रचना शंख की बनना शुरू हुई। बाद में देश भर के अनेक वादकों ने, अनेक अच्छे संगीत के जानकार लोगों ने कई रचनाएं बनाना शुरू किया। तो कई बंगाल में कोई रचना बनी है, कोई राजस्थान में बनी है, तो कोई उत्तर प्रदेश में बनी है, महाराष्ट्र में तो अनेक स्थानों पर अनेक बंधुओं ने प्रयास किया, नागपुर में, पुणे में, नागपुर में भी बहुत अच्छा प्रयास हुआ। नागपुर के भी ज्येष्ठ वादक अरविंद राव थे पहले, उन्होंने प्रयास किया। बाबा जी चाटी के समय में काफ़ी प्रयास हुआ और आज भी वहाँ के अपने एक भागवत मास्टर करके हैं, वो नई नई रचनाएं लेते रहते हैं। वर्तमान अपने परम पुण्य सरसंघ चालक मोहन राव जी भागवत, इन्होंने भी बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया है और ये रचनाएं भी आज हम बजाते हैं बड़े गौरव से। अभी भी प्रवास के समय पुण्य सरसंघ चालक जी हर साल हमको 2-4 रचना नई बनाकर देते हैं। तो ये एक नई रचनाओं को बनाने का उपक्रम चल पड़ा देश भर में। अभी अनेक प्रांत हैं जहाँ पर अनेक स्वयंसेवक बना रहे हैं और अभी तो नई पीढ़ी में कम आयु के स्वयंसेवकों ने भी रचनाएं बनाना शुरू किया है। ये एक हमारे लिए अच्छी बात भी है और एक सुखद अनुभव भी इस प्रकार का है। तो रचनाओं के निर्माण के समय हम आगे बढ़े और रचनाएं इस स्तर की तैयार हुई कि भारत की सेनाओं ने भी संघ की रचनाओं को लेना शुरू किया। तो हमारा जो मुंबई का नेवी बैंड है, उस नेवी बैंड ने संघ की 40 से ज़्यादा रचनाओं को बजाना शुरू किया। जब हमारी रचनाएं उनको दिखाई तो उन्होंने कहा हम तो हारमोनी के साथ बजाते हैं, आप लोग तो सीधी सामान्य बजाते हैं, सब मिलकर एक साथ बजाते हैं, हमारे बजाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो बापूराव जी दाते ने कहा ठीक है ना, जैसा आप बजाते हैं हम वैसा तैयार करके देंगे। बापूराव जी ने बाद में बहुत मेहनत की और इन 40 से ज़्यादा रचनाओं का सभी को हारमोनी के अनुसार लिखना शुरू किया। चूँकि वो अंग्रेजी में बजाते थे, अंग्रेजी की लिपि जानते थे, सबको अंग्रेजी की रचना में कन्वर्ट भी किया, और एक एक रचना के 16 कार्ड तैयार किए। यानी एक रचना को 16 प्रकार से लिखना, अलग अलग वाद्यों के अनुसार, वो लिख करके कार्ड तैयार करके बाद में सेना के लोगों को दी और सेना के लोगों ने उन सारी रचनाओं को बजाया है। उन सब का ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने पास में आज भी उपलब्ध है। और उसी में से एक रचना जिसको हम उस समय में मंदभूप के नाम से जानते थे, बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्तुति गान उस पर लिखा गया, इसलिए बाद में हमने उस रचना का नाम बदलकर शिवराज कर दिया। तो वो शिवराज रचना वो बनी और एशियाड 82 जो दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेल, उसका जो उद्घाटन सत्र था उसमें भारत के नौसेना दल ने इस रचना को बजाया। ये भी हम सब स्वयंसेवकों के लिए एक गौरवपूर्ण विषय है। फिर हमारे रचनाओं को लेखन करने की पद्धति, पहले तो सब अंग्रेजी वाले देते थे स्टाफ नोटेशन, बाद में धीरे धीरे भारतीय रागदारी के जानकार और लिपि के जानकार अपने 2 थे। एक तो थे
विष्णु नारायण भातखंडे और एक थे विष्णु दिगंबर पलूसकर। दोनों की अपनी लिपि थी, अपने वादकों ने दोनों का अध्ययन किया और भातखंडे जी की लिपि का थोड़ा सहारा लेकर हमारी अपनी स्वयं की नई लिपि तैयार हुई। अभी जो नई लिपि आज हम देखते हैं, ये लिपि भी हमारा चौथा चरण है। इसके पहले 3 चरण लिपि के अलग अलग चले, अलग अलग पद्धतियां विकसित हुई अपने, और क्रमशः विकसित होते होते सरलता की ओर जाते जाते हमारे गांव का स्वयंसेवक भी सरलता से पढ़ सके, ऐसी लिपि आज हमें उपलब्ध है। आज हम जो लिपि पुस्तक में देखते हैं, ये तो हमारे एक तरह से स्टाफ नोटेशन से आज की लिपि तक बीच के 3 चरण और हैं, जिन चरणों को हमने पार किया था। धीरे धीरे ये लिपि आज हमको ये उपलब्ध है। तो ऐसे हम लिपि के बारे में भी एक तरह से स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर हो गए। वाद्यों के नाम भी बदल गए। बास ड्रम, जिसको आज पणव कहते हैं, साइड ड्रम को आनक कहते हैं, बिगुल उसका नाम हमने शंख रखा, ट्रम्पेट को हम तूरी नाम रखा, इफोनियम का नाम हमने गोमुख रखा, ट्यूबा का नाम पौंड रखा, क्लारनेट का नाम शरद रखा, सेक्सोफोन का नागांग रखा। इस प्रकार के अलग अलग वाद्य सबको अपने भारतीय नाम दिए। हमारे भारतीय नाम संस्कृत के हैं, महाभारत से लिए गए हैं, ऐसे सब नाम हैं। फिर अपने जितने विशेष वादन होते हैं, जिसको कहते हैं कॉल्स एंड सैल्यूट। कॉल्स का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं संघ में उद्घोष, यानी बुलाना, किसी न किसी प्रकार का संकेत देना। उसको अंग्रेजी में सेना में बोलते हैं कॉल्स, संघ में उसको बोलते हैं उद्घोष। तो पहले हम सेना वाले बजाते थे, बाद में सारे अपने बने, संघ के सभी प्रकार के अपने बने, और उस पर कुछ के श्लोक भी बने, वो हम उसमें बजाते। और हमारा जो भारतीय पद्धति का इफेक्ट है, वो इफेक्ट इसमें सबने दिया है। ध्वज चढ़ाते समय ध्वजारोपण हमने बनाई, तो उतारने के लिए जो हम पहले बजाते थे वो सेना वाले ही बजाते थे, जिसको सेना में बोलते हैं रिट्रीट। हमने उसको भी बदला और हमारा अलग से नया बनाया, जिसको आज हम ध्वजावतरणम इस नाम से जानते हैं, मंगलमस्तु भारत विषये। वो हम अभी बजाते हैं, ये भी हमारा स्वयं का बन गया। फिर घोष को संचालित करने के लिए घोष प्रमुख के हाथ में होता है घोष दंड। ये घोष दंड का भी अपना एक अनुपम शास्त्र है, इसको चलाने का भी अनुपम शास्त्र है। तो पहली बात आती है कि घोष प्रमुख को घोष दंड से घोष को स्पष्ट संकेत देना आना चाहिए। उसको हमने नाम दिया है घोष दंड की समता। तो घोष दंड की समता को भी हमने विकसित किया, और घोष दंड की समता विकसित होने के बाद फिर इसके प्रशिक्षण का भी एक विषय चला। तो घोष दंड की समता बनी, सभी संकेत उसके हमने पक्के किए, उन संकेतों को कैसे उपयोग करना इसकी पद्धति बनी। इसके लिए एक सुंदर सा वीडियो उसका भी निर्माण किया गया, जो आज घोष निर्देश के नाम से इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। उसमें पुणे के बाला साहेब करंदीकर जी और अपने पहले अखिल भारतीय घोष प्रमुख श्रीमान सुब्बूजी श्रीनिवास, दोनों ने उसमें घोष दंड का योग्य रीति से संचालन करते हुए सब स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया है। तो प्रशिक्षणात्मक वीडियो वो है, उससे हम प्रशिक्षण आप भी ले सकते हैं। ऐसा वो एक वीडियो उस समय बना है। ऐसे हमारे सभी वाद्यों की वाद्य क्षमता भी बनी। हर एक वाद्य में दक्ष, आरम, सिद्ध, अवनम, दक्ष के समय, आरम के समय, प्रचल के समय, बिना वादन के समय, सिद्ध के समय, अवनम इत्यादि सभी बातें जो हर एक वाद्य की समता होती है, वो समता भी हमारी अपनी हमने स्वयं ने विकसित की है। वो हमारी घोष परिचय की पुस्तिका में विस्तार से उसमें लिखी हुई है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो 1988 में स्टूडियो में जाकर अपने कुछ वादकों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग किया। वास्तव में स्टूडियो में बजाना सरल बात नहीं होती है। हम कितना भी अच्छा वादन करते हो, लेकिन जब स्टूडियो में जाकर माइक के सामने खड़े होकर वादन करते हैं तो सांस फूल जाता है। अच्छे जानकार लोग भी गलती कर बैठते हैं, उसके लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए अच्छा अभ्यास करने वाले वादकों ने प्रयास किया, और 1988 में 1988 में स्टूडियो में पहली बार 26 रचनाओं का ध्वनि मुद्रण हुआ बेंगलोर में। गान लहरी नाम का स्टूडियो था, उसमें ये रिकॉर्डिंग हुआ, और घोषनाद इस नाम से एक ऑडियो कैसेट वहाँ से जारी हुआ। बहुत वर्षों तक उस घोषनाद के अंदर 26 जो रचना थे, सुंदर रिकॉर्डिंग का आनंद लेते रहे, आज भी स्वयं से लेते हैं। फिर 2 साल के बाद में 1990 में अखिल भारतीय घोष वर्ग हुआ नागपुर में, जिसमें पहली बार आनक पड़ों पर प्लास्टिक शीट का प्रयोग कैसे करना, इसका प्रयोग हुआ, और वहाँ पर हमको करके दिखाया गया। आनक पर कैसे प्लास्टिक शीट चढ़ा सकते हैं, इसका उपयोग क्या है, बरसात में बजा सकते हैं, मौसम का असर नहीं रहेगा, रफ एंड टफ, ऐसी बहुत सारी बातें उस समय आई। आज तो हमको रेडीमेड मिलती है, लेकिन तब रेडीमेड नहीं होती थी। तो उस समय
छोटे नेल से ठोक ठोक करके, लकड़ी पर ठोक ठोक करके उस शीट को लगाते थे। ऐसा शुरुआत हुई, धीरे धीरे प्रचलन इतना चला कि आज हमारे पास में 99% वाद्य अभी सब प्लास्टिक शीट का। शायद मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर महानगर के घोष को छोड़कर संपूर्ण देश में आज प्लास्टिक शीट के वाद्य का ही उपयोग लगभग होता है, ऐसा मेरे को लगता है। और थोड़ा आगे बढ़े तो 97 में 1 महीने का एक अखिल भारतीय घोष वर्ग हुआ बेंगलोर में। 30 वादक उसमें थे, 30 दिन रहे। वो वर्ग भी अपने घोष में प्रशिक्षण की पद्धति को उत्कृष्ट और सरल करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साबित हो गया, एक तरह से माइलस्टोन बना। उसमें 30 कार्यकर्ता देश भर के आए थे और उसमें बहुत प्रकार के प्रयोग हुए थे। उन प्रयोगों के आधार पर ही आज जो हमारे हाथ में पुस्तक है घोष शिक्षण विधि, ये शिक्षण विधि पुस्तक उसी का नवनीत है। आज हम रचना बजाते सोनभद्र, ये सोनभद्र रचना का फाइनल उसी में हुआ। रचना पहले आई थी उत्तर प्रदेश से, लेकिन बाद में इसको परीक्षण वहाँ पर हुआ। इसमें यथावश्यक जो जो बदल करना था वो सब बदल वहाँ पर होकर वहाँ इसको अंतिम रूप दिया गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस वर्ग की एक निर्मित फाइनल जो वहाँ से आया वो सोनभद्र रचना उस वर्ग के बाद से देश भर में आरंभ हुई। फिर हम जानते हैं कि घोष में केवल शंखवंशी आनक तो नहीं है, श्रृंगवाद्य भी है। तो 1960 के पहले नागपुर और पुणे में ये श्रृंगवाद्य बजते थे। देश के अन्य अन्य स्थानों पर भी कहीं कहीं बजते थे इक्के दुक्के वाद्य। लेकिन बाद में तय किया, श्री गुरु जी की जन्म शताब्दी आई 2006 में, उसमें अखिल भारतीय शिविर हुआ। शिविर में केवल देश के चयनित वादक और नागपुर पुणे के वादक मिलकर के एक पथक, उसमें श्रृंग पथक था। श्रृंग सुनने के बाद सारे देश के स्वयंसेवकों को लगा वाह, ऐसा हमारे देश भर में होना चाहिए। और उसके बाद में पूजनीय सुदर्शन जी ने भी आग्रह किया कि भाई ये जो अपनी जितनी बड़ी बड़ी रचनाएं पुस्तक में है, ये बजाने के बारे में क्या विचार करते हो आप, और बंसी की आवाज़ बढ़ाने में क्या विचार करते हो। उसी की उपज है कि हमने श्रृंग वाद्यों पर ध्यान देना शुरू किया। और श्रृंग के लिए 2008 में पहला अखिल भारतीय वर्ग ग्वालियर में संपन्न हुआ। 306 वादक सारे देश भर के आए। देश भर के शिक्षक इसमें थे। ज़्यादा शिक्षक नागपुर पुणे के थे, क्योंकि उस समय नागपुर पुणे में होता था। हम गौरव से आज कह सकते हैं कि आज हमारे लगभग सभी प्रांतों में श्रृंग के अच्छे शिक्षक हैं। वादक तो सारे देश के हर प्रांत में है ही, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश स्थानों पर श्रृंग सिखाने वाले शिक्षक भी अब हमारे पास में उपलब्ध है। और पूरे भारत में 4000 से ज़्यादा श्रृंग वादक आज हैं। जहाँ पर संचलन में भी श्रृंग बजाया जाता है, ऐसे स्थान भी देश में मैं समझता हूँ कम से कम 100 से तो ज़्यादा होंगे जहाँ पर संचलन में श्रृंग का वादन होता है। वहाँ की एक छोटी मोटी यूनिट पूरी खड़ी होकर बजाती है। ऐसे इतने स्थान अपने देश भर में आज है। और ख़ास बात यह है, श्रृंग में श्रृंग वाद्य इतना महंगा है, 7,000-8,000 का नागांग रहता है। महाशंख को खरीदता है तो वो भी 7-8 का आता है। लेकिन उसके बाद भी सभी श्रृंग वादकों ने अपने श्रृंग वाद्य स्वयं ने खरीदे हैं, अपने पैसे से वाद्य खरीद कर अपने पास रखते हैं। श्रृंग के विषय में शुरुआत से ये विषय रखा गया था, इसका पालन सभी ने किया है, आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। अब तो इस दिशा में गुजरात ने अच्छी शुरुआत करके अब धीरे धीरे घोष के अन्य वाद्यों को भी खरीदना आरंभ कर दिया है। गुजरात इसमें अभी सबसे आगे है। आनक वादक ने अपना आनक खरीदा है, प्रणव वादक ने प्रणव खरीदा है, वंशी वादक ने अपना श्रृंग वादक ने अपना श्रृंग खरीदा है। इस प्रकार से एक प्रयास संपूर्ण देश भर में ये शुरू हो गया है। इस दृष्टि से भी दिल्ली में 2006 में श्री गुरु जी की जन्म शताब्दी पर पहला अखिल भारतीय घोष शिविर हुआ। उस घोष शिविर के पहले 2005 में अपने पहले अखिल भारतीय घोष प्रमुख श्रीमान सुब्बू श्रीनिवास, उनको मधुमेह रोग था, उसके कारण उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद ये घोष शिविर हुआ। तय उनके समय में हो गया था, लेकिन शिविर उनके जाने के बाद ये हुआ और ये शिविर अच्छा हुआ। 1847 वादकों ने इसमें सहभाग किया। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ घोष वादन करने का अनुभव, पहला ही अनुभव वो था। ऐसे ही केरल में एक प्रयोग उसी समय हुआ। शताब्दी वर्ष के अंदर ही 750 किलोमीटर का रिले संचलन जो 15 दिन तक लगातार चला, वो भी अपने देश के घोष इतिहास में एक विशेष बात है। और उसके बाद प्रांतों के घोष शिविर का एक क्रम चलना शुरू हो गया। तो आज हम कह सकते हैं दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र और हमारे कर्नाटक, दक्षिण उत्तर तेलंगाना, पश्चिम आंध्र के सभी प्रांत, पश्चिम क्षेत्र के सारे प्रांत, राजस्थान के जोधपुर छोड़कर बाकी दोनों प्रांत, मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ इत्यादि, ऐसे सभी प्रांतों में उत्कल में
घोष शिविर हुए, अच्छे घोष शिविर हुए और एक क्रम चल पड़ा। सामान्यतः हमारा आग्रह रहता है कि हर 10 साल में एक बड़ा घोष शिविर होना चाहिए। अब अगर इस श्रृंखला में देखेंगे तो पंजाब में पिछले 20 साल से कोई घोष शिविर नहीं हुआ। ये एक आश्चर्यजनक बात है। 2003 से घोष का काम देख रहा हूँ मैं संपूर्ण देश भर में। 17 साल तो मुझे देखते हो गए। इन 17 वर्षों में पंजाब प्रांत का कोई घोष शिविर अभी तक ऐसा जो 3-4 दिन का घोष शिविर हो, एक अच्छी संख्या में अच्छे लक्ष्य को लेकर किया हो, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। अब आप सब लोगों से आशा है कि आप लोगों के ज़माने में शायद हो जाए, और आपके प्रांत घोष प्रमुख की बड़ी इच्छा है कि मेरे रहते रहते हो जाए, क्योंकि उनको भी 15 साल तो हो ही गए प्रांत घोष प्रमुख के नाते से। तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि कोई नया प्रांत घोष प्रमुख आएगा तो मेरे रहते रहते ही करिए, हो तो बहुत अच्छा है, उनको भी आनंद रहेगा, हमको भी आनंद होगा कि प्रांत का घोष शिविर एक अच्छा लिया जाए। कम से कम अपने प्रांत के 1000 घोषवादक इसमें रहने चाहिए, ऐसा हमारी तो एक बड़ी इच्छा है। तो ऐसा है। उसके बाद में अपना 2009 में और एक विषय आया, सेकंड स्टूडियो रिकॉर्डिंग 2009 में किया। दूसरी बार हम स्टूडियो में गए, और इस बार जाते समय विशेष बात ये थी कि हम सब लोग श्रृंगवाद्यों को लेकर, श्रृंगवाद्यों का रिकॉर्डिंग भी उसमें हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। इसमें एक अच्छा रिकॉर्डिंग शंख की रचनाओं का, वंशी की रचनाओं का, जो रचनाएं पहले रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो रचनाएं इसमें रिकॉर्डिंग हुई। 41 रचनाओं का कुल मिलाकर इसमें रिकॉर्डिंग हुआ। और विशेष बात ये थी कि इस बार के रिकॉर्डिंग में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे इतने प्रांतों के वादक इसमें सहभागी रहे, यानी प्रांतों की संख्या भी इसमें बढ़ी है। अभी श्रृंग वादकों का हमारा 2008 के अंदर वर्ग हुआ। उसके बाद में जैसे जैसे देश भर में वादकों की संख्या बढ़ने लगी तो 2016 के फरवरी में, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं लगभग 8 साल के बाद, अखिल भारतीय श्रृंग वाद्य शिविर भी बेंगलोर में एक करने की योजना बनी। वो भी अच्छा हुआ, कुशलता से संपन्न हो गया। उसमें भी 2145 वादक अपने देश भर के रहे। अभी अक्टूबर 2018 ये हमारे संघ के घोष के इतिहास में एक और विशेष परिवर्तन के लिए याद रखा जाएगा। इस 2018 में एक बड़ा परिवर्तन संघ के घोष में हुआ। हम जिस बंशी को बरसों से बजा रहे थे संघ के आरंभ से, इस बंसी को बजाने का पद्धति और बंसी दोनों में परिवर्तन आया। अभी तक हम बी फ्लैट की बंसी बजाते थे, बाद में बंसी बदलकर हमारी जो हुई वो बंसी एफ शार्प की बंसी आ गई। सीधी बंसी को सी शार्प बोलते हैं और आड़ी बंसी को एफ शार्प बोलते हैं। मूल रूप से वो एफ शार्प उसका स्केल है। हमसे कोई पूछे कौन सा स्केल है, हम बोलेंगे एफ शार्प। एफ शार्प की बंसी हमने ले ली है। तो एफ शार्प की बंसी लेने के बाद बजाने की पद्धति बदली, और बजाने की पद्धति बदली तो हमें उस समय लगा कि पता नहीं क्या होगा, कितने लोग बदल पाएंगे। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि आज देश भर में 50,000 से ज़्यादा वंशी अभी तक अपने स्वयंसेवकों ने खरीद चुके हैं। और 50,000 में से मैं समझता हूँ कम से कम भी ऐसा कह सकते हैं कि 40,000 वादक तो ऐसे हैं जिन्होंने इस पर परिवर्तन करना शुरू कर दिया। और काफ़ी सारे वादक ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा किया, काफ़ी सारे वादक ऐसे जो बहुत आगे तक चले गए। और इससे भी आगे, चूँकि नई पद्धति और वेणु बजाने की पद्धति समान है, इसलिए हमने उसके 1 साल बाद ही वेणु को भी लॉन्च किया और अपने देश में घोष में वेणु बजाने का भी आग्रह बढ़ाना शुरू किया। आज देश भर में वेणु के बारे में भी एक अच्छा विकास हो रहा है। वेणु के बारे में एक प्रयोग पिछले साल हमने किया है। राजस्थान में अगस्त मास में इस बार एक वर्ग लगाया था, वेणु वादकों का पहला ही वर्ग लगा। बहुत ज़्यादा बरसात थी उस समय, बाढ़ आ गई थी। उसके बाद भी 135 वेणु वादक पूरे राजस्थान के एक स्थान पर एकत्रित आए। 2 दिन का वर्ग हुआ। अच्छा अभ्यास सब लोगों ने किया। आज हम अंदाज से लगभग ये कह सकते हैं कि 4000 से ज़्यादा वेणु वादक अपने देश भर में हैं। उसमें जो 2-3 रचना या इससे ज़्यादा रचना बजा सकते हैं, ऐसे वादकों की संख्या भी 2000 से ज़्यादा है। इतने वेणु वादक आज अपने देश में। और जो प्रगत हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा बजाते हैं, 10-15 रचना बजाना जानते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, क्लासिकल भी बजाते हैं, ऐसे वादकों की संख्या भी कम से कम 300 से ज़्यादा अपने देश भर में है। तो धीरे धीरे इस दृष्टि से हम जा रहे हैं। ऐसे ही अपना एक विषय है मुख्य संवादिनी, इसका नाम दिया था हमने माउथ ऑर्गन। 4-5 साल से उसके वादन का शिक्षण भी देना आरंभ हुआ है। इसमें भी लगभग 600-700 वादक अपने देश भर में आज हैं।
इसके भी प्रशिक्षण के बारे में आगे और भी विचार चल रहा है। तो पुराने घोषवादक जितने अपने ज्येष्ठ थे, ऐसे उनकी तपस्या के कारण से, उनके कष्ट साध्य प्रयोगों के कारण से आज देश भर में अपनी घोष का ऐसा विकास हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा वादक आज अपने सारे देश भर में हैं। वेणु बजाने वाले वादक और श्रृंग बजाने वादक भी अब 35 से ज़्यादा प्रांतों में उनके लिए शिक्षक अभी धीरे धीरे उपलब्ध होते जा रहे हैं। स्वयं का वाद्य क्रय करने की दिशा में स्वावलंबन बढ़ना शुरू हो गया है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घोष बजाने के लिए जाना अभी ये भी बहुत कम अपने देश भर में हो गया है। कुछ प्रांत अपने ऐसे हैं जो भी इस मामले में थोड़ा सा हम यूँ कह सकते हैं कि कमजोर प्रांत है, संघ का काम भी थोड़ा कम है। और कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ संघ का काम तो अच्छा है लेकिन अभी घोष की दृष्टि से प्रांत के लोगों के द्वारा ही उपेक्षित है वो प्रांत। उस उपेक्षा के कारण से वहाँ पर अभी एक दूसरे स्थान पर घोषवादकों का आना जाना रहता है। हर साल वर्ग भी ठीक से हो नहीं पाते, होते तो बहुत अच्छी योजना नहीं बनती। ऐसे हैं कुछ प्रांत इस प्रकार के, जहाँ प्रांत के लोग बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं देते, वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी है। तो धीरे धीरे क्रमशः इसकी ओर भी हम सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। एक अच्छी बात है कि अपने देश भर में ये आने जाने वाला विषय अभी बहुत कम हो गया है और जहाँ जहाँ अभी है भी, अगर कहीं अपने पंजाब प्रांत में भी है तो यही हमारा आग्रह है, ये बंद होना चाहिए। हर एक इकाई अपने स्वावलंबी बननी चाहिए। शाखा का कार्यक्रम शाखा का घोष, नगर का कार्यक्रम नगर का घोष, खंड का कार्यक्रम खंड का घोष, जिले का कार्यक्रम जिले का घोष, प्रांत का कार्यक्रम प्रांत का घोष। यानी जिस इकाई का कार्यक्रम है उसी इकाई के घोषवादकों ने उसमें सहभाग करना चाहिए। दूसरी इकाई से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए घोषवादकों की। ऐसे एक स्वाभिमान हमारे हर इकाई के मन में जागृत होना चाहिए। नहीं, हमारी इकाई का कार्यक्रम है ना, हमारी इकाई के घोषवादक हम खड़े करेंगे, दूसरी जगह से हम घोषवादक नहीं बुलाएंगे। हाँ, प्रशिक्षण करने के लिए आप कहीं से भी वादक बुला सकते हैं। कभी कभी कुछ स्वयं से पूछते हैं, भाई साहब घोषवादक आखिर कितने खड़े करें हम, इसकी वो सीमा है क्या? तो हमें सबको ध्यान में रहना चाहिए। हमारे कोई भी प्रकार का शारीरिक कार्यक्रम है तो शारीरिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले जितने स्वयंसेवक हैं उन स्वयंसेवकों की 10% संख्या यह अच्छा बजाने वाले घोषवादकों की होनी चाहिए। ऐसे घोषवादक जो अच्छा बजाते हैं, ये संख्या 10% होनी चाहिए एट ए टाइम। अब 10% होनी चाहिए तो 10% तो रिजल्ट हमेशा आता नहीं, हमारा उपस्थित नहीं होते। इसलिए हमने इसमें आग्रह किया है कि कुल स्वयंसेवकों की संख्या जितनी है उनके 20% स्वयंसेवकों को घोष सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्होंने प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम प्रत्येक शाखा के मुख्य शिक्षक कार्यवाह से आग्रह करते हैं कि आपकी शाखा की कुल सूची कितनी है उस सूची को देखिए और उस कुल सूची के 20% स्वयंसेवकों को घोष सीखने के लिए आप भेजिए। आप प्रयास कीजिए कि आपकी सूची के 20% स्वयंसेवकों को कम से कम घोष बजाना आना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो कोई नुकसान नहीं है, आधे लोग घोष बजाना सीख जाए कोई नुकसान नहीं है। कर्नाटक में कई शाखा ऐसी हैं जहाँ सभी स्वयं से घोष बजाते हैं। कर्नाटक में एक स्थान ऐसा कलड़का, वहाँ कलड़का की शाखा, वहाँ पर लगभग जो शाखा में आता है वो सभी के सभी घोष सीखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, घोष जानना कोई बुरी बात नहीं है। जब आवश्यकता जितने लोगों की पड़ेगी उतना लोग बजाएंगे, लेकिन आना तो चाहिए। अभी हमारा आग्रह है कि भाई 20% स्वयंसेवकों को तो हर स्थान पर हर स्तर पर घोष बजाना आना चाहिए। नगर का हिसाब लगाएंगे तो नगर की कुल सूची के 20% स्वयंसेवकों को घोष बजाना आता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ की होनी चाहिए। तो ये इसके दृष्टि से हमारा सबका आग्रह है। अपने प्रांत के संदर्भ में हम इसके बारे में जरूर विचार करें कि हमारे प्रांत में शाखा, हमारा नगर, हमारा खंड, हमारा मंडल, हमारा जिला, ये सब इस दृष्टि से स्वावलंबी हुआ है कि नहीं हुआ है तो हमको स्वावलंबी बनाने की ओर सब मिलकर के प्रयास करना है। उसके लिए जो जो चाहिए सब करेंगे। घोष सीखने के लिए विस्तारक जा सकते हैं, घोष सिखाने के लिए विस्तारक जा सकते हैं। अनेक बार ऐसा रहता है ना, विस्तारक जाना है तो जिन स्वयंसेवकों को घोष बजाना आता है वो स्वयंसेवक घोष सिखाने के लिए भी विस्तारक जा सकते हैं। भाई दूसरे स्थान पर जाना जहाँ घोष नहीं है, वहाँ जाकर रहना, 7 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन रहना, घोष प्रशिक्षण देना वहाँ के स्वयंसेवकों को। और कुछ जगह ऐसी है कि हमारे यहाँ घोष नहीं है या हमारे यहाँ शंख का शिक्षक नहीं है, तो हमारे यहाँ का कोई एक बंधु जहाँ सिखाने वाला है वहाँ जाएगा, वहाँ जा करके और शंख सीख कर आएगा 7 दिन 10 दिन रहकर, और वहाँ की एक शाखा में अपना योगदान करके आएगा, तो विस्तारक भी कहलाएगा और घोष सीखने वाला शिक्षार्थी भी कहलाएगा। कुछ बातें वहाँ छोड़कर आएगा अपने विस्तारक कार्यकाल से और
घोष का प्रशिक्षण लेकर आएगा, बाद में अपने स्थान पर आकर वो सिखा सकता है। तो इसलिए घोष सिखाने के लिए विस्तारक जाना तो सीखने के लिए भी विस्तारक जाना, दोनों पद्धति अपने प्रांत में ऐसी बने। इसलिए हम सोचें, हम सब बातें भी सोचें, मैं वर्ष में कम से कम एक बार 7 दिन या 10 दिन के लिए घोष के लिए विस्तारक जा सकता हूँ क्या, ऐसा विचार करना। और अगर अपना प्रांत ये निर्णय कर लेता है कि आने वाले 1 या 2 वर्ष के अंदर एक बड़ा 1000 से ज़्यादा वादकों का घोष शिविर हमको करना है, तो सभी प्रमुख घोषवादकों को, घोष के शिक्षकों को ये मानकर ही चलना चाहिए कम से कम हमको 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए तो विस्तारक जाना ही पड़ेगा। उसके लिए हम कैसे भी समय निकाल कर जरूर जाएंगे, ये बात भी हमको स्मरण रखना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए, हमको ये मालूम है कि अभी 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 100 वर्षों में संघ का जो काम जैसे जैसे बढ़ा है, हर एक काम की समीक्षा होने वाली ही है, स्वाभाविक रूप से होने वाली है। हमारे घोष के विषय में भी कुछ समय पहले परम पुण्य सरसंघ चालक जी ने एक प्रश्न हमसे पूछा था। उन्होंने कहा था कि भाई, उन्होंने 2014 में पूछा, 10 साल में 10,000 घोषवादक जिनको प्रगत वादक कह सकते हैं। हमने कहा प्रगत वादक ये नहीं कौन, तो बोला प्रगत वादक का मतलब 25-30 रचना, 40 रचना जानने वाले, ऐसे वादक 10,000 तैयार हो सकते हैं क्या। तो उनके इस विषय को कहने के बाद हम सब लोगों ने चिंतन मंथन शुरू किया। इस बार जनवरी में अपनी अखिल भारतीय घोष टोली की बैठक दिल्ली में हुई, बहुत गहराई से विचार हुआ। विचार करके आने वाले 3 वर्षों की कार्य योजना बनी, और वो कार्य योजना बना करते ही क्या कि हम 2023 के अंदर अपने अपने प्रांत में ऐसे जो वादक हैं जिनको 25 से ज़्यादा रचना बजाना आता है, उन वादकों का अपने अपने प्रांत में कार्यक्रम करना है। अब वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 3 दिन का हो, ये अपने प्रांत ने सोचना, प्रांत की स्थिति को ध्यान में लेकर, लेकिन कार्यक्रम होना है, वहीं पर ही चयन होगा। और बाद में 2024 में एक बड़ा कार्यक्रम अपना अखिल भारतीय स्तर का हो, ऐसा अपन अपने ज्येष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करेंगे। उनकी अनुमति मिली तो ऐसा कार्यक्रम करेंगे। फिर वो कार्यक्रम भारत में किसी भी स्थान पर हो, चाहे दिल्ली होगा या नागपुर में हो या चेन्नई में हो, या हो सकता है आपके अमृतसर में हो जाए, या हो सकता है कि नया राम मंदिर बन जाए तो अयोध्या में हो जाए। कहीं भी भारत के जिस भी स्थान पर हुआ, उस स्थान पर हमारे प्रांत के भी ऐसे वादक उपस्थित रहेंगे। तो उसके लिए हमने एक योजना रचना ऐसी सोची है, भारत के प्रत्येक नगर और प्रत्येक खंड, उसमें कम से कम 5 वादक ऐसे खड़े करना है जिनको 25 से ज़्यादा रचना शुद्ध बजाना आता है। ध्यान रखना, ये शब्द शुद्ध बजाना आता है, संचलन करते हुए बजाना आता है, केवल बैठे बैठे नहीं, संचलन करते हुए, कदम मिलाते हुए 25 से ज़्यादा रचना शुद्ध वादन जैसा अपेक्षित है, ऐसे बजाने वाले प्रत्येक खंड से 5 और प्रत्येक नगर से 5 कम से कम इतने इस कार्यक्रम में सहभागी हों, ये हमारे सामने आगामी लक्ष्य है। तो इसी वर्ष हम 2021 में अपने अपने जिले का कार्यक्रम करें, 2022 में अपने विभाग का कार्यक्रम करें, और 2023 में अपने प्रांत का कार्यक्रम करें। ऐसा एक पहले जिला, बाद में विभाग, बाद में प्रांत पर इकट्ठे हों। 2023 में प्रांत के जब कार्यक्रम होंगे, उन सबका व्रत एकत्रित आने पर हम अखिल भारतीय कार्यक्रम तय करके उसकी सूचना नीचे तक देंगे। ऐसी अपनी एक आगामी कार्य योजना है, आगामी एक इस प्रकार की इच्छा है, वो सब मैंने आपके सामने रखा है। तो संघ का एक घोष की विकास यात्रा जो क्रमशः चली, एक रोचक है, हमारे लिए प्रेरणादायी है। उसको मन में संजोते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए, उससे सीखते हुए, आने वाले समय की योजना रचना अच्छी बनाते हुए हम स्वयं का भी विकास करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र का भी विकास करेंगे। ऐसी आप सबसे मेरी विनती है, ऐसी आप सबसे मेरी अपेक्षा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। हम सब घोष विषय से जुड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम एक अच्छे घोषवादक होने के नाते से कुछ जानकारी हम सबको रहना आवश्यक भी है। और किसी काम को हम शुरू करते हैं तो उस काम के बारे में, उस काम के इतिहास के बारे में, उसके प्रारंभ से लेकर अब तक की कुछ भूमिका भी अगर हमको ध्यान में रहती है तो काम करने की हमें प्रेरणा भी मिलती है। और हमसे कोई जानकारी चाहे तो हम भी उनके सामने समुचित रूप से रख सकते हैं। तो ऐसी कुछ जानकारी मैं आपके साथ में साझा करूँगा। बाद में वर्ग से आपकी अपेक्षा क्या थी वो आरंभ में सुरीली भाई साहब ने आपको बताई है, प्रांत के अधिकारियों ने भी आपको बताई है।
कुछ बातें मैं आपके साथ में साझा करूँगा। अपने जो घोष का एक तरह से संघ में आरंभ है तब से लेकर अब तक का जो इतिहास है, ये भी बड़ा रोचक इतिहास है। और जब से शुरू हुआ तब से लेकर अब तक की जो इसके विकास की एक यात्रा है, उस यात्रा के बारे में भी हर एक वादक को अच्छी तरह से जानकारी होना भी चाहिए। इसलिए अपने ज्येष्ठ वादक और अपने संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से समय समय पर जो कुछ हम लोगों ने सुना है, जो हमने कुछ उनका संकलित किया हुआ पढ़ा है, उसी में से कुछ बातें आपके साथ में साझा करूँगा। प्रारंभ में अपने संघ में जब संघ का काम शुरू हुआ तो शाखा के रूप में जब मैदान में आया तो अनुशासन निर्माण की दृष्टि से अपने यहाँ शाखा में भी संचलन का अभ्यास होता था। उस समय उसको समता ऐसा करके हम नहीं बोलते थे, उसको परेड बोलते थे। सुबह के संघ स्थान पर तो शारीरिक होता था, शाम के संघ स्थान को बोलते थे मिलिट्री, और उसमें इन सब का अभ्यास होता था। और वो जैसे उस समय के शिक्षक थे, उन शिक्षकों के अपने प्रयास से उन्होंने शुरू किया। उसको उत्कृष्ट करने के लिए परम पूज्य डॉक्टर जी उस समय के अपने जो सिखाने वाले स्वयंसेवक थे, उन स्वयंसेवकों को नागपुर के पास एक कैंट एरिया है जिसको कहते हैं कामटी, तो वो जो सेना की छावनी है वहाँ डॉक्टर जी इनको ले जाया करते थे। सामान्यतया रविवार को वहाँ विशेष परेड हुआ करती थी, तो वो परेड दिखाने ले जाते थे। और वो परेड स्वयंसेवक ये देखते थे, दूर खड़े होकर के देखते, तो देखने से बहुत सारी बातें इनको ध्यान में आती थी। अब परेड करने वालों का बहुत सुंदरता से कदम भी मिलता था, तो कदम मिलाने के लिए क्या उसमें विशेष बात रहती थी, तो दिखता भी था, सुनाई भी देता था। तो डॉक्टर जी सहज पूछते थे, भाई इतना सुंदर इनका कदम मिल रहा है, इतनी अच्छी परेड हो रही है, इसका कारण आपको मालूम पड़ रहा है क्या? तो इनसे बोलते थे, जी पता तो चल ही रहा है, एक बैंड बज रहा है पीछे, वो बैंड की आवाज़ के कारण से ये लोग बराबर फायर मिला रहे हैं और सुंदर भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस इतना केवल प्रश्न पूछ करके आ जाते थे। ये प्रश्न पूछने के पीछे जो डॉक्टर जी के मंशा थी, वो मंशा साकार हुई। स्वयंसेवकों के मन में भी ऐसा बैंड अपनी शाखा में होना चाहिए, इसकी इच्छा स्वाभाविक रूप से जागृत हुई। तो डॉक्टर जी के सामने ये विषय रखा उन्होंने कि डॉक्टर साहब संघ में भी ऐसा बैंड होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम तो कहाँ से लाएंगे ऐसा बैंड, अगर हमको चाहिए तो हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमने तो गुरु दक्षिणा ही बहुत कम होती है, तो कैसे करेंगे। लेकिन अपने कहते ना जहाँ चाह वहाँ रहा। तो पहली बार 1926 में, एक साल के बाद संघ का संचलन हुआ। संचलन में डॉक्टर जी का कुछ बैंड वालों से परिचय था, तो बैंड वालों से एक प्रणव मांग कर लेकर आए और उस प्रणव की ध्वंकार के साथ में अपना एक पहला संचलन निकला। उसके बाद में स्वयंसेवकों ने अगले साल के पहले अपना ही कुछ घोष खड़ा होना चाहिए, इसका विचार किया। और विचार करके अभी कैसे करना चाहिए, तो पैसा तो नहीं है, तो पैसे करने के लिए क्या करना, विचार किया। तो एक स्वयंसेवक को ध्यान में आ गया कि नागपुर में एक श्रीमंत बूटी नाम के सज्जन हैं, उनके यहाँ ब्रह्म भोज का आयोजन होता है, हर साल करते थे वो। उस आयोजन में जाना, और वो आयोजन भी 8-10 दिन का होता था, उसमें जाना और वहाँ जाकर भोजन भी करना, और भोजन करने के बाद वो ब्राह्मणों को दक्षिणा देते थे, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे देते थे। तो ऐसे वो पैसे जो देते थे वो पैसे इकट्ठे करना, उससे हम संघ का घोष का सामान लाएंगे, इस इच्छा से अपने स्वयंसेवकों ने और उनके यहाँ ब्रह्म भोज में जाना तय किया। और वहाँ इकट्ठे होकर के स्वयंसेवक जाते थे, भोजन करते थे। भोजन करने के बाद जो जो कुछ दक्षिणा मिलती थी, एक स्वयंसेवक बस इकट्ठी करते थे, और वो दक्षिणा की जो राशि इकट्ठी हुई, उससे संघ में पहला वाद्य अपना स्वयं का खरीदा गया, वो था एक शंख। अब बजाए कौन, तो अपने सेना के सेवानिवृत्त एक अपने संघ के अधिकारी थे, मार्तंड राव जोग, जो उस समय संघ के सर सेनापति थे। सर सेनापति का मतलब अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख। पहले अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख नाम दायित्व तो नहीं आता था, लेकिन सर सेनापति थे, और वो पहले और आखिरी वही रहे, मार्तंड राव जोग। चूँकि वो मिलिट्री में रहे थे, सेवानिवृत्त थे, इसके कारण से उनको कुछ बजाना आता था। वो उन्होंने पहला शंख जो था वो उन्होंने बजाया। बाद में भी घोष का विकास करना तो क्या करना, तो डॉक्टर जी ने भी फिर इस दिशा में सोचना शुरू किया। तो डॉक्टर जी के एक परिचित थे, बैरिस्टर गोविंदराव देशमुख, उनसे उन्होंने संपर्क किया। बैरिस्टर साहब को कहा कि आपके तो संपर्क सेना में बहुत सारे हैं, तो सेना में कोई बैंड
सिखाने वाला कोई इंस्ट्रक्टर है, रिटायर हो गया हो, ऐसा कोई रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर अगर कोई मिलता है तो अपने स्वयंसेवक लोग उनसे सीख सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पता करता हूँ। तो बैरिस्टर गोविंदराव देशमुख ने थोड़ा संपर्क निकाल कर पता किया, तो उसमें से एक ईसाई बैंड मास्टर थे, ईसाई समाज से थे, वो बैंड मास्टर थे और रिटायर हुए थे। वो नागपुर में रहते थे। तो उनसे इन्होंने बातचीत की कि हमारे कुछ विद्यार्थी लोग हैं तो आपसे कुछ बैंड बजाना सीखना चाहते हैं, आप सिखाएंगे क्या? वहाँ सिखा देंगे। उनसे बातचीत हुई, फिर अपने स्वयंसेवकों का चयन हुआ और स्वयंसेवकों को वहाँ भेजना शुरू किया। स्वयंसेवक जब गए तो उनको स्वयंसेवकों को उसकी कुछ विशेषताएं ध्यान में आई। तो वो जो सिखाते तो बहुत अच्छा थे, लेकिन उनकी एक विशेषता थी कि वो चेन स्मोकर थे। एक के बाद एक लगातार सिगरेट पीते थे। अब वो सिगरेट पीते थे तो धुआं भी छोड़ते थे, तो धुआं छोड़ते थे तो स्वयंसेवक तो इस धुएं में रहने के आभासी नहीं थे, लेकिन स्वयंसेवकों के मन में एक भाव था कि हमें तो कुल मिलाकर घोष सीखना है, इसलिए उस धुआं को भी उन्होंने सहन किया और प्रेम पूर्वक उनसे सीखे। और जो जो स्वयंसेवक सीखते थे वो स्वयंसेवक वापस आकर के अपने अन्य स्वयंसेवकों को सिखाते थे। स्वयंसेवकों की विशेष बात ये थी कि जो पाठ आज उन्होंने सिखाया, अगले दिन वो पाठ स्वयंसेवक अच्छा अभ्यास करके उनको सुना देते थे। इस बात से वो बहुत प्रसन्न थे कि आपके स्वयंसेवकों की ग्रेस पावर बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी सीखते हैं। इस कारण से अपने स्वयंसेवक कम समय में उनसे अच्छा सीखे। अब वो सिखाते क्या थे? जो सेना में बजाते थे वो सिखाते। सेना में क्या बजता था? सेना में वही बजता था जो अंग्रेज लोग बजाते थे। तो अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों की बनाई हुई जो अलग अलग ट्यून्स रहती थी, मार्चेस रहती थी, उनको सिखाते थे। जैसे उनके नाम अगर पुराने में स्वयंसेवक तो उनसे आप पूछेंगे तो उन्होंने बजाई होगी, मैंने बजाई स्काउट, बी प्रिपेयर्ड, मारने, एडवांस, जेलिको, कर्नल बोगी, फैंसी बेल, इस प्रकार की पुरानी रचनाएँ थी। ये रचना वो सिखाते थे, अपने स्वयंसेवक सीखते थे। फिर संघ का तृतीय वर्ष होता था नागपुर में, तो तृतीय वर्ष में आने वाले स्वयंसेवकों को ये स्थानीय स्वयंसेवक जो रहते थे नागपुर के, ये सिखाते थे। और ऐसे करके ये घोष इन स्वयंसेवकों के माध्यम से संपूर्ण देश भर में चला गया। जैसे जैसे देश में गया तो स्वयंसेवक वहाँ जाकर अपने अपने स्थान में सिखाने लगे और ऐसे अपना घोष का विस्तार अपने देश भर में फैला। पूज्य डॉक्टर जी के रहते रहते भारत के सब प्रांतों में संघ जैसे पहुंचा, ऐसे ही उसके पीछे पीछे घोष भी पहुंच गया। 1939 के अंदर एक नागपुर के पास गांव है सिंधी, वहाँ पर एक बैठक हुई थी, अखिल भारतीय बैठक, विशेष बैठक मानी जाती है संघ के इतिहास में वो। उस बैठक में संघ के काम के बारे में विचार किया, 7 दिन से भी ज़्यादा की वो बैठक थी। उसमें अपनी संघ की आज्ञाओं के बारे में, संघ की प्रार्थना के बारे में वगैरह वगैरह ऐसी रीति नीति के बारे में काफ़ी विस्तार से रहते थे। तो उसमें से आज्ञाएँ भी बदली। पहले आज्ञा कुछ अंग्रेजी में होती थी, कुछ हिंदी, संस्कृत, मराठी में होती थी। बाद में ये सभी आज्ञाएँ संस्कृत की गई। प्रार्थना हमारी पहले जो 2-3 भाषाओं को मिलाकर होती थी, फिर वो प्रार्थना भी संस्कृत की हुई। ऐसा करके डॉक्टर जी के रहते रहते ये सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ और 1940 में जैसे नई प्रार्थना आई, ऐसे ही अपने संघ के घोष में भी कुछ बातों का परिवर्तन हुआ। तो भारतीयकरण की ओर हम एक कदम आगे बढ़े, फिर और थोड़ा आगे बढ़े। परम पुण्य श्री गुरु जी ने जब घोष का देश भर का काम संभालना शुरू किया तो उनके प्रवास के समय जहाँ जाते थे वहाँ वो स्वयं भी घोष वादकों को बुलाकर उनका घोष सुनते थे। स्वयं भी अच्छे वादक थे, खुद अच्छे बांसुरी वादक थे। उनके एक मित्रवर थे जो आंखों से अंधे थे, उन्होंने उनको बांसुरी बजाना सिखाया। इसलिए संगीत और बांसुरी के बारे में तो गुरुजी अच्छे से समझते ही थे, अध्ययन भी था उनका। इसलिए जाते थे, वह सुनते थे, जो सुधार करने की बात रखते थे वो बताते भी थे। तो गुरुजी ने ही प्रवास के समय स्वयंसेवकों को बताना शुरू किया कि भाई हमारा भारतीय संगीत तो बहुत श्रेष्ठ है, विश्व के अंदर बहुत ऊँचे स्तर का संगीत है। हमारा संगीत को आधार मानकर हम हमारी धुन नहीं क्यों नहीं बना सकते? अभी हम अंग्रेजी वाली धुन ही बजाते हैं, हमको भारतीयकरण की ओर सोचना चाहिए। ये विषय जैसे जैसे गुरुजी ने रखना शुरू किया तो पुणे में अपने पुणे के एक ज्येष्ठ वादक बापूराव जी दाते, जिनका नाम है, संगीत शास्त्र को अच्छा जानते थे, घोष भी अच्छा जानते थे, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और भारतीय राग को आधार मानकर अपनी एक जो राग है जिसका नाम है राग सारंग, ऐसे उस सारंग राग पर उन्होंने 1-2 चरण की छोटी सी रचना लिखी। खेमटा ताल लेकर के खेमटा ताल पर आधारित इस रचना को उन्होंने बनाया। तो 2 चरण की रचना थी, उसका नाम सारंग ही था, वो प्रारंभ में आई। उसके बाद फिर अपने ध्वज के बारे में एक रचना बनी जिसका नाम है ध्वजारोपणम, ये भी था। अभी ये भी श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने इसका संस्कृत काव्य लिखा, उसको
बापूराव जी दाते ने स्वरबद्ध किया और इसी में से ये ध्वजारोपणम रचना का निर्माण हुआ। ऐसे एक प्रकार से आरंभ हो गया, तो अपने बंसी की रचनाएं बनना शुरू हो गई। जैसे जैसे इधर यह काम शुरू हुआ, ऐसे कर्नाटक में भी अपने एक पुराने स्वयंसेवक ने प्रयास शुरू किया। वो भी संगीत के अच्छे जानकार थे। तो कर्नाटक उत्तर प्रांत में बेलगांव नाम का एक स्थान है। उस बेलगांव में एक पुराने स्वयंसेवक केशव गुरम, अब तो उनका भी निधन हो गया, मैं उनका जरूर मिला हूँ, एक बार उनके घर में भी गया हूँ। तो केशव गुरम ने एक शंख के बारे में नई रचना तैयार की। तो पहली रचना शंख की जो नई तैयार हुई, वो चूंकि उस रचना में इफेक्ट घोड़े के चलने का था, इसलिए उन्होंने उस रचना का नाम भी रखा था अश्वगति। आज जिसको हम चेतक रचना के नाम से जानते हैं, ये चेतक रचना ही हमारे संघ की पहली शंख की रचना है और अश्वगति नाम उसका रखा। बहुत समय तक अश्वगति नाम चला। बाद में पूजनीय बाला साहब देवरस जब संघ के सरसंघ चालक हुए, तब उन्होंने इस रचना को सुनने के बाद में उन्होंने इस रचना के बारे में कहा, अरे अश्वगति अगर इस घोड़े के इफेक्ट को लेकर के है तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना चेतक, इतना सुंदर नाम है, क्यों नहीं इस रचना का नाम चेतक किया जाए। तो बाद में इसका नाम बदलकर चेतक हो गया। ऐसे करके ये नई रचना शंख की बनना शुरू हुई। बाद में देश भर के अनेक वादकों ने, अनेक अच्छे संगीत के जानकार लोगों ने कई रचनाएं बनाना शुरू किया। तो कई बंगाल में कोई रचना बनी है, कोई राजस्थान में बनी है, तो कोई उत्तर प्रदेश में बनी है, महाराष्ट्र में तो अनेक स्थानों पर अनेक बंधुओं ने प्रयास किया, नागपुर में, पुणे में। नागपुर में भी बहुत अच्छा प्रयास हुआ। नागपुर के भी ज्येष्ठ वादक अरविंद राव थे पहले, उन्होंने प्रयास किया। बाबा जी चाटी के समय में काफ़ी प्रयास हुआ और आज भी वहाँ के अपने एक भागवत मास्टर करके हैं, वो नई नई रचनाएं देते रहते हैं। वर्तमान अपने परम पुण्य सरसंघ चालक मोहन राव जी भागवत, इन्होंने भी बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया है और ये रचनाएं भी आज हम बजाते हैं बड़े गौरव से। अभी भी प्रवास के समय पुण्य सरसंघ चालक जी हर साल हमको 2-4 रचना नई बनाकर देते हैं। तो ये एक नई रचनाओं को बनाने का उपक्रम चल पड़ा। देश भर में अभी अनेक प्रांत यहाँ पर अनेक स्वयंसेवक बना रहे हैं और अभी तो नई पीढ़ी में कम आयु के स्वयंसेवकों ने भी रचनाएं बनाना शुरू किया है। ये एक हमारे लिए अच्छी बात भी है और एक सुखद अनुभव भी इस प्रकार का है। तो रचनाओं के निर्माण के समय हम आगे बढ़े और रचनाएं इस स्तर की तैयार हुई कि भारत की सेनाओं ने भी संघ की रचनाओं को लेना शुरू किया। तो हमारा जो मुंबई का नेवी बैंड है, उस नेवी बैंड ने संघ की 40 से ज़्यादा रचनाओं को बजाना शुरू किया। जब हमारी रचनाएं उनको दिखाई तो उन्होंने कहा, हम तो हारमोनी के साथ बजाते हैं, आप लोग तो सीधी सामान्य बजाते हैं, सब मिलकर एक साथ बजाते हैं, हमारे बजाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो बापूराव जी दाते ने कहा, ठीक है ना, जैसा आप बजाते हैं हम वैसा तैयार करके देंगे। बापूराव जी ने बाद में बहुत मेहनत की और इन 40 से ज़्यादा रचनाओं का सभी को हारमोनी के अनुसार लिखना शुरू किया। चूँकि वो अंग्रेजी में बजाते थे, अंग्रेजी की लिपि जानते थे, सबको अंग्रेजी की रचना में कन्वर्ट किया और एक एक रचना के 16 कार्ड तैयार किए। यानी एक रचना को 16 प्रकार से लिखना, अलग अलग वाद्यों के अनुसार, वो लिख करके कार्ड तैयार करके बाद में सेना के लोगों को दी और सेना के लोगों ने उन सारी रचनाओं को बजाया है। उन सब का ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने पास में आज भी उपलब्ध है। और उसी में से एक रचना जिसको हम उस समय में मंदभूप के नाम से जानते थे, बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्तुति गान उस पर लिखा गया, इसलिए बाद में हमने उस रचना का नाम बदलकर शिवराजह कर दिया। तो वो शिवराजह रचना वो बनी और एशियाड 82 जो दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेल, उसका जो उद्घाटन सत्र था, उसमें भारत के नौसेना दल ने इस रचना को बजाया। ये भी हम सब स्वयंसेवकों के लिए एक गौरवपूर्ण विषय है। फिर हमारे रचनाओं को लेखन करने की पद्धति, पहले तो सब अंग्रेजी वाले देते थे स्टाफ नोटेशन, बाद में धीरे धीरे भारतीय रागदारी के जानकार और लिपि के जानकार अपने दो थे। एक तो थे विष्णु नारायण भातखंडे और एक थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर। दोनों की अपने लिपि थी, अपने वादकों ने दोनों का अध्ययन किया और भातखंडे जी की लिपि का थोड़ा सहारा लेकर हमारी अपनी स्वयं की नई लिपि तैयार हुई। अभी जो नई लिपि आज हम देखते हैं, ये लिपि भी हमारा चौथा चरण है। इसके पहले 3 चरण लिपि के अलग अलग चले, अलग अलग पद्धतियाँ विकसित हुई अपने, और क्रमशः विकसित होते होते सरलता की ओर जाते जाते हमारे गांव का स्वयंसेवक भी सरलता से पढ़ सके, ऐसी लिपि आज हमें उपलब्ध है। आज हम जो लिपि पुस्तक में देखते हैं, ये तो हमारे एक तरह से स्टाफ नोटेशन से आज की लिपि तक बीच के 3 चरण और हैं, जिन चरणों को हमने पार किया था। धीरे धीरे ये लिपि आज हमको ये उपलब्ध है। तो ऐसे हम लिपि के बारे में भी एक तरह से स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर हो गए। वाद्यों के नाम भी बदल गए।
बास ड्रम जिसको आज पणव कहते हैं, साइड ड्रम को आनक कहते हैं, बिगुल उसका नाम हमने शंख रखा, ट्रम्पेट को हम तूरी नाम रखा, इफोनियम का नाम हमने गोमुख रखा, ट्यूबा का नाम पौंड रखा, क्लारनेट का नाम शरद रखा, सेक्सोफोन का नागांग रखा। इस प्रकार के अलग अलग वाद्य सबको अपने भारतीय नाम दिए। हमारे भारतीय नाम संस्कृत के महाभारत से लिए गए हैं, ऐसे सब नाम हैं। फिर अपने जितने विशेष वादन होते हैं जिसको कहते हैं कॉल्स एंड सैल्यूट। कॉल्स का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं संघ में उद्घोष, यानी बुलाना, किसी न किसी प्रकार का संकेत देना। उसको अंग्रेजी में सेना में बोलते हैं कॉल्स, संघ में उसको बोलते हैं उद्घोष। तो पहले हम सेना वाले बजाते थे, बाद में सारे अपने बने, संघ के सभी प्रकार के अपने बने और उस पर कुछ के श्लोक भी बने, वो हम उसमें बजाकर हमारा जो भारतीय पद्धति का इफेक्ट है वो इफेक्ट इसमें सब में दिया है। ध्वज चढ़ाते समय ध्वजारोपण हमने बनाई तो उतारने के लिए जो हम पहले बजाते थे वो सेना वाले ही बजाते थे, जिसको सेना में बोलते हैं रिट्रीट। हमने उसको भी बदला और हमारा अलग से नया बनाया जिसको आज हम ध्वजावतरणम इस नाम से जानते हैं, मंगलमस्तु भारत विषये, वो हम अभी बजाते हैं। ये भी हमारा स्वयं का बन गया। फिर घोष को संचालित करने के लिए घोष प्रमुख के हाथ में होता है घोष दंड। ये घोष दंड का भी अपना एक अनुपम शास्त्र है, इसको चलाने का भी अनुपम शास्त्र है। तो पहली बात आती है कि घोष प्रमुख को घोष दंड से घोष को स्पष्ट संकेत देना आना चाहिए। उसको हमने नाम दिया है घोष दंड की समता। तो घोष दंड की समता को भी हमने विकसित किया और घोष दंड की समता विकसित होने के बाद फिर इसके प्रशिक्षण का भी एक विषय चला। तो घोष दंड की समता बनी, सभी संकेत उसके हमने पक्के किए, उन संकेतों को कैसे उपयोग करना इसकी पद्धति बनी। इसके लिए एक सुंदर सा वीडियो उसका भी निर्माण किया गया जो आज घोष निर्देश के नाम से इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। उसमें पुणे के बाला साहेब करंदीकर जी और अपने पहले अखिल भारतीय घोष प्रमुख श्रीमान सुब्बू जी श्रीनिवास, दोनों ने उसमें घोष दंड का योग्य रीति से संचालन करते हुए सब स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया है। तो प्रशिक्षणात्मक वीडियो वो है, उससे हम प्रशिक्षण आप भी ले सकते हैं। ऐसा वो एक वीडियो उस समय बना है। ऐसे हमारे सभी वाद्यों की वाद्य समता भी बनी। हर एक वाद्य में दक्ष, आरम, सिद्ध, अवनम, दक्ष के समय, आरम के समय, प्रचल के समय, बिना वादन के समय, सिद्ध के समय, अवनम इत्यादि सभी बातें जो हर एक वाद्य की समता होती है वो समता भी हमारी अपनी हमने स्वयं ने विकसित की है। वो हमारी घोष परिचय की पुस्तिका में विस्तार से उसमें लिखी हुई है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो 1988 में स्टूडियो में जाकर अपने कुछ वादकों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग किया। वास्तव में स्टूडियो में बजाना सरल बात नहीं होती। हम कितना भी अच्छा वादन करते हों, लेकिन जब स्टूडियो में जाकर माइक के सामने खड़े होकर वादन करते हैं तो सांस फूल जाता है। अच्छे जानकार लोग भी गलती कर बैठते हैं, उसके लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए अच्छा अभ्यास करने वाले वादकों ने प्रयास किया और 1988 में 1988 में स्टूडियो में पहली बार 26 रचनाओं का ध्वनि मुद्रण हुआ बेंगलोर में। गान लहरी नाम का स्टूडियो था, उसमें ये रिकॉर्डिंग हुआ और घोषनाद इस नाम से एक ऑडियो कैसेट वहाँ से जारी हुआ। बहुत वर्षों तक उस घोषनाद के अंदर 26 जो रचना थी, सुंदर रिकॉर्डिंग का आनंद लेते रहे, आज भी स्वयं लेते हैं। फिर 2 साल के बाद में 1990 में अखिल भारतीय घोष वर्ग हुआ नागपुर में, जिसमें पहली बार आनक पणों पर प्लास्टिक शीट का प्रयोग कैसे करना इसका प्रयोग हुआ और वहाँ पर हमको करके दिखाया गया। आनक पर कैसे प्लास्टिक शीट चढ़ा सकते हैं, इसका उपयोग क्या है, बरसात में बजा सकते हैं, मौसम का असर नहीं रहेगा, रफ एंड टफ, ऐसी बहुत सारी बातें उस समय आई। आज तो हमको रेडीमेड मिलती है, लेकिन तब रेडीमेड नहीं होती थी। तो उस समय छोटे नेल से ठोक ठोक करके, लकड़ी पर ठोक ठोक करके उस शीट को लगाते थे। ऐसा शुरुआत हुई, धीरे धीरे प्रचलन इतना चला कि आज हमारे पास में 99% वाद्य अभी सब प्लास्टिक शीट का। शायद मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर महानगर के घोष को छोड़कर संपूर्ण देश में आज प्लास्टिक शीट के वाद्य का ही उपयोग लगभग होता है, ऐसा मेरे को लगता है। और थोड़ा आगे बढ़े तो 97 में 1 महीने का एक अखिल भारतीय घोष वर्ग हुआ बेंगलोर में। 30 वादक उसमें थे, 30 दिन रहे। वो वर्ग भी अपने घोष में प्रशिक्षण की पद्धति को उत्कृष्ट और सरल करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साबित हो गया, एक तरह से माइलस्टोन बना।
उसमें 30 कार्यकर्ता देश भर के आए थे और उसमें बहुत प्रकार के प्रयोग हुए थे। उन प्रयोगों के आधार पर ही आज जो हमारे हाथ में पुस्तक है घोष शिक्षण विधि, ये शिक्षण विधि पुस्तक उसी का नवनीत है। आज हम रचना बजाते सोनभद्र, ये सोनभद्र रचना का फाइनल उसी में हुआ। रचना पहले आई थी उत्तर प्रदेश से, लेकिन बाद में इसको परीक्षण वहाँ पर हुआ। इसमें यथावश्यक जो जो बदल करना था वो सब बदल वहाँ पर होकर वहाँ इसको अंतिम रूप दिया गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस वर्ग की एक निर्मित फाइनल जो वहाँ से आया वो सोनभद्र रचना उस वर्ग के बाद से देश भर में आरंभ हुई। फिर हम जानते हैं कि घोष में केवल शंखवंशी आनक तो नहीं है, श्रृंगवाद्य भी है। तो 1960 के पहले नागपुर और पुणे में ये श्रृंगवाद्य बजते थे। देश के अन्य अन्य स्थानों पर भी कहीं कहीं बजते थे इक्के दुक्के वाद्य। लेकिन बाद में तय किया, श्री गुरु जी की जन्म शताब्दी आई 2006 में, उसमें अखिल भारतीय शिविर हुआ। शिविर में केवल देश के चयनित वादक और नागपुर पुणे के वादक मिलकर के एक पथक, उसमें श्रृंग पथक था। श्रृंग सुनने के बाद सारे देश के स्वयंसेवकों को लगा वाह, ऐसा हमारे देश भर में होना चाहिए। और उसके बाद में पूजनीय सुदर्शन जी ने भी आग्रह किया कि भाई ये जो अपनी जितनी बड़ी बड़ी रचनाएं पुस्तक में है, ये बजाने के बारे में क्या विचार करते हो आप, और बंसी की आवाज़ बढ़ाने में क्या विचार करते हो। उसी की उपज है कि हमने श्रृंग वाद्यों पर ध्यान देना शुरू किया। और श्रृंग के लिए 2008 में पहला अखिल भारतीय वर्ग ग्वालियर में संपन्न हुआ। 306 वादक सारे देश भर के आए। देश भर के शिक्षक इसमें थे। ज़्यादा शिक्षक नागपुर पुणे के थे, क्योंकि उस समय नागपुर पुणे में होता था। हम गौरव से आज कह सकते हैं कि आज हमारे लगभग सभी प्रांतों में श्रृंग के अच्छे शिक्षक हैं। वादक तो सारे देश के हर प्रांत में है ही, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश स्थानों पर श्रृंग सिखाने वाले शिक्षक भी अब हमारे पास में उपलब्ध है। और पूरे भारत में 4000 से ज़्यादा श्रृंग वादक आज हैं। जहाँ पर संचलन में भी श्रृंग बजाया जाता है, ऐसे स्थान भी देश में मैं समझता हूँ कम से कम 100 से तो ज़्यादा होंगे जहाँ पर संचलन में श्रृंग का वादन होता है। वहाँ की एक छोटी मोटी यूनिट पूरी खड़ी होकर बजाती है। ऐसे इतने स्थान अपने देश भर में आज है। और ख़ास बात ये है, श्रृंग में श्रृंग वाद्य इतना महंगा है, 7,000-8,000 का नागांग रहता है। महाशंख को खरीदता है तो वो भी 7-8 हज़ार का आता है। लेकिन उसके बाद भी सभी श्रृंग वादकों ने अपने श्रृंग वाद्य स्वयं ने खरीदे हैं। अपने पैसे से वाद्य खरीद कर अपने पास रखते हैं। श्रृंग के विषय में शुरुआत से ये विषय रखा गया था, इसका पालन सभी ने किया है, आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। अब तो इस दिशा में गुजरात ने अच्छी शुरुआत करके अब धीरे धीरे घोष के अन्य अन्य वाद्यों को भी खरीदना आरंभ कर दिया है। गुजरात इसमें अभी सबसे आगे है। आनक वादक ने अपना आनक खरीदा है, प्रणव वादक ने प्रणव खरीदा है, वंशी वादक ने अपना श्रृंग वादक ने अपना श्रृंग खरीदा है। इस प्रकार से एक प्रयास संपूर्ण देश भर में ये शुरू हो गया है। इस दृष्टि से भी दिल्ली में 2006 में श्री गुरु जी की जन्म शताब्दी पर पहला अखिल भारतीय घोष शिविर हुआ। उस घोष शिविर के पहले 2005 में अपने पहले अखिल भारतीय घोष प्रमुख श्रीमान सुब्बू श्रीनिवास, उनको मधुमेह रोग था, उसके कारण उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद ये घोष शिविर हुआ। तय उनके समय में हो गया था, लेकिन शिविर उनके जाने के बाद ये हुआ। और ये शिविर अच्छा हुआ। 1847 वादकों ने इसमें सहभाग किया। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ घोष वादन करने का अनुभव, पहला ही अनुभव वो था। ऐसे ही केरल में एक प्रयोग उसी समय हुआ। शताब्दी वर्ष के अंदर ही 750 किलोमीटर का रिले संचलन जो 15 दिन तक लगातार चला, वो भी अपने देश के घोष इतिहास में एक विशेष बात है। और उसके बाद प्रांतों के घोष शिविर का एक क्रम चलना शुरू हो गया। तो आज हम कह सकते हैं दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र और हमारे कर्नाटक, दक्षिण उत्तर तेलंगाना, पश्चिम आंध्र के सभी प्रांत, पश्चिम क्षेत्र के सारे प्रांत, राजस्थान के जोधपुर छोड़कर बाकी दोनों प्रांत, मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ इत्यादि, ऐसे सभी प्रांतों में उत्कल में घोष शिविर हुए, अच्छे घोष शिविर हुए और एक क्रम चल पड़ा। सामान्यतः हमारा आग्रह रहता है कि हर 10 साल में एक बड़ा घोष शिविर होना चाहिए। अब अगर इस श्रृंखला में देखेंगे तो पंजाब में पिछले 20 साल से कोई घोष शिविर नहीं हुआ। ये एक आश्चर्यजनक बात है। 2003 से घोष का काम देख रहा हूँ मैं संपूर्ण देश भर में। 17 साल तो मुझे देखते हो गए। इन 17 वर्षों में पंजाब प्रांत का कोई घोष शिविर अभी तक ऐसा जो 3-4 दिन का घोष शिविर हो, एक अच्छी संख्या में अच्छे लक्ष्य को लेकर किया हो, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। अब आप सब लोगों से आशा है कि आप लोगों के ज़माने में शायद हो जाए, और आपके प्रांत घोष प्रमुख की बड़ी इच्छा है कि मेरे रहते रहते हो जाए, क्योंकि उनको भी 15 साल तो हो ही गए प्रांत घोष प्रमुख के नाते से।
तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि कोई नया प्रांत घोष प्रमुख आएगा तो मेरे रहते रहते ही करिए हो तो बहुत अच्छा है, उनको भी आनंद रहेगा, हमको भी आनंद होगा कि प्रांत का घोष शिविर एक अच्छा लिया जाए। कम से कम अपने प्रांत के 1000 घोषवादक इसमें रहने चाहिए, ऐसा हमारी तो एक बड़ी इच्छा है। तो ऐसा है। उसके बाद में अपना 2009 में और एक विषय आया, सेकंड स्टूडियो रिकॉर्डिंग 2009 में किया। दूसरी बार हम स्टूडियो में गए और इस बार जाते समय विशेष बात ये थी कि हम सब लोग श्रृंगवाद्यों को लेकर, श्रृंगवाद्यों का रिकॉर्डिंग भी उसमें हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। इसमें एक अच्छा रिकॉर्डिंग शंख की रचनाओं का, वंशी की रचनाओं का, जो रचनाएं पहले रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो रचनाएं इसमें रिकॉर्डिंग हुई। 41 रचनाओं का कुल मिलाकर इसमें रिकॉर्डिंग हुआ। और विशेष बात ये थी कि इस बार के रिकॉर्डिंग में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे इतने प्रांतों के वादक इसमें सहभागी रहे, यानी प्रांतों की संख्या भी इसमें बढ़ी है। अभी श्रृंग वादकों का हमारा 2008 के अंदर वर्ग हुआ। उसके बाद में जैसे जैसे देश भर में वादकों की संख्या बढ़ने लगी तो 2016 के फरवरी में, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं लगभग 8 साल के बाद, अखिल भारतीय श्रृंग वाद्य शिविर भी बेंगलोर में करने की योजना बनी। वो भी अच्छा हुआ, कुशलता से संपन्न हो गया। उसमें भी 2145 वादक अपने देश भर के रहे। अभी अक्टूबर 2018 ये हमारे संघ के घोष के इतिहास में एक और विशेष परिवर्तन के लिए याद रखा जाएगा। इस 2018 में एक बड़ा परिवर्तन संघ के घोष में हुआ। हम जिस बंशी को बरसों से बजा रहे थे संघ के आरंभ से, इस बंसी को बजाने का पद्धति और बंसी दोनों में परिवर्तन आया। अभी तक हम बी फ्लैट की बंसी बजाते थे, बाद में बंसी बदलकर हमारी जो हुई वो बंसी एफ शार्प की बंसी आ गई। सीधी बंसी को सी शार्प बोलते हैं और आड़ी बंसी को एफ शार्प बोलते हैं। मूल रूप से वो एफ शार्प उसका स्केल है। हमसे कोई पूछे कौन सा स्केल है तो हम बोलेंगे एफ शार्प। एफ शार्प की बंसी हमने ले ली है। तो एफ शार्प की बंसी लेने के बाद बजाने की पद्धति बदली, और बजाने की पद्धति बदली तो हमें उस समय लगा कि पता नहीं क्या होगा, कितने लोग बदल पाएंगे। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि आज देश भर में 50,000 से ज़्यादा वंशी अभी तक अपने स्वयंसेवकों ने खरीद चुके हैं। और 50,000 में से मैं समझता हूँ कम से कम भी ऐसा कह सकते हैं कि 40,000 वादक तो ऐसे हैं जिन्होंने इस पर परिवर्तन करना शुरू कर दिया। और काफ़ी सारे वादक ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा किया, काफ़ी सारे वादक ऐसे जो बहुत आगे तक चले गए। और इससे भी आगे, चूंकि नई पद्धति और वेणु बजाने की पद्धति समान है, इसलिए हमने उसके 1 साल बाद ही वेणु को भी लॉन्च किया और अपने देश में घोष में वेणु बजाने का भी आग्रह बढ़ाना शुरू किया। आज देश भर में वेणु के बारे में भी एक अच्छा विकास हो रहा है। वेणु के बारे में एक प्रयोग पिछले साल हमने किया है। राजस्थान में अगस्त मास में इस बार एक वर्ग लगाया था, वेणु वादकों का पहला ही वर्ग लगा। बहुत ज़्यादा बरसात थी उस समय, बाढ़ आ गई थी। उसके बाद भी 135 वेणु वादक पूरे राजस्थान के एक स्थान पर एकत्रित आए। 2 दिन का वर्ग हुआ। अच्छा अभ्यास सब लोगों ने किया। आज हम अंदाज से लगभग ये कह सकते हैं कि 4000 से ज़्यादा वेणु वादक अपने देश भर में हैं। उसमें जो 2-3 रचना या इससे ज़्यादा रचना बजा सकते हैं ऐसे वादकों की संख्या भी 2000 से ज़्यादा है। इतने वेणु वादक आज अपने देश में। और जो प्रगत हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा बजाते हैं, 10-15 रचना बजाना जानते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, क्लासिकल भी बजाते हैं, ऐसे वादकों की संख्या भी कम से कम 300 से ज़्यादा अपने देश भर में है। तो धीरे धीरे इस दृष्टि से हम जा रहे हैं। ऐसे ही अपना एक विषय है मुख्य संवादिनी, इसका नाम दिया था हमने माउथ ऑर्गन। 4-5 साल से उसके वादन का शिक्षण भी देना आरंभ हुआ है। इसमें भी लगभग 600-700 वादक अपने देश भर में आज हैं। इसके भी प्रशिक्षण के बारे में आगे और अभी विचार चल रहा है। तो पुराने घोषवादक जितने अपने ज्येष्ठ थे, ऐसे उनकी तपस्या के कारण से, उनके कष्ट साध्य प्रयोगों के कारण से आज देश भर में अपनी घोष का ऐसा विकास हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा वादक आज अपने सारे देश भर में हैं। वेणु बजाने वाले वादक और श्रृंग बजाने वादक भी अब 35 से ज़्यादा प्रांतों में उनके लिए शिक्षक अभी धीरे धीरे उपलब्ध होते जा रहे हैं। स्वयं का वाद्य क्रय करने की दिशा में स्वावलंबन बढ़ना शुरू हो गया है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घोष बजाने के लिए जाना अभी ये भी बहुत कम अपने देश भर में हो गया है। कुछ प्रांत अपने ऐसे हैं जो भी इस मामले में थोड़ा सा
हम यूँ कह सकते हैं कि कमज़ोर प्रांत है, संघ का काम भी थोड़ा कम है। और कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ संघ का काम तो अच्छा है, लेकिन अभी घोष की दृष्टि से प्रांत के लोगों के द्वारा ही उपेक्षित है वो प्रांत। उस उपेक्षा के कारण से वहाँ पर अभी एक दूसरे स्थान पर घोषवादकों का आना जाना रहता है। हर साल वर्ग भी ठीक से हो नहीं पाते, होते तो बहुत अच्छी योजना नहीं बनती। ऐसे हैं कुछ प्रांत इस प्रकार के, जहाँ प्रांत के लोग बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं देते, वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी है। तो धीरे धीरे क्रमशः इसकी ओर भी हम सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। एक अच्छी बात है कि अपने देश भर में ये आने जाने वाला विषय अभी बहुत कम हो गया है, और जहाँ जहाँ अभी है भी, अगर कहीं अपने पंजाब प्रांत में भी है तो यही हमारा आग्रह है, ये बंद होना चाहिए। हर एक इकाई अपने स्वावलंबी बननी चाहिए। शाखा का कार्यक्रम शाखा का घोष, नगर का कार्यक्रम नगर का घोष, खंड का कार्यक्रम खंड का घोष, जिले का कार्यक्रम जिले का घोष, प्रांत का कार्यक्रम प्रांत का घोष। यानी जिस इकाई का कार्यक्रम है उसी इकाई के घोषवादकों ने उसमें सहभाग करना चाहिए। दूसरी इकाई से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए घोषवादकों की। ऐसे एक स्वाभिमान हमारे हर इकाई के मन में जागृत होना चाहिए। नहीं, हमारी इकाई का कार्यक्रम है ना, हमारी इकाई के घोषवादक हम खड़े करेंगे, दूसरी जगह से हम घोषवादक नहीं बुलाएंगे। हाँ, प्रशिक्षण करने के लिए आप कहीं से भी वादक बुला सकते हैं। कभी कभी कुछ स्वयं से पूछते हैं, भाई साहब घोषवादक आखिर कितने खड़े करें हम, इसकी वो सीमा है क्या? तो हमें सबको ध्यान में रहना चाहिए। हमारे कोई भी प्रकार का शारीरिक कार्यक्रम है तो शारीरिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले जितने स्वयंसेवक हैं उन स्वयंसेवकों की 10% संख्या यह अच्छा बजाने वाले घोषवादकों की होनी चाहिए। ऐसे घोषवादक जो अच्छा बजाते हैं, ये संख्या 10% होनी चाहिए एट ए टाइम। अब 10% होनी चाहिए तो 10% तो रिजल्ट हमेशा आता नहीं, हमारा उपस्थित नहीं होते। इसलिए हमने इसमें आग्रह किया है कि कुल स्वयंसेवकों की संख्या जितनी है उनके 20% स्वयंसेवकों को घोष सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्होंने प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम प्रत्येक शाखा के मुख्य शिक्षक कार्यवाह से आग्रह करते हैं कि आपकी शाखा की कुल सूची कितनी है, उस सूची को देखिए और उस कुल सूची के 20% स्वयंसेवकों को घोष सीखने के लिए आप भेजिए। आप प्रयास कीजिए कि आपकी सूची के 20% स्वयंसेवकों को कम से कम घोष बजाना आना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो कोई नुकसान नहीं है, आधे लोग घोष बजाना सीख जाए कोई नुकसान नहीं है। कर्नाटक में कई शाखा ऐसी हैं जहाँ सभी स्वयं से घोष बजाते हैं। कर्नाटक में एक स्थान ऐसा कलड़का, वहाँ कलड़का की शाखा, वहाँ पर लगभग जो शाखा में आता है वो सभी के सभी घोष सीखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, घोष जानना कोई बुरी बात नहीं है। जब आवश्यकता जितने लोगों की पड़ेगी उतना लोग बजाएंगे, लेकिन आना तो चाहिए। अभी हमारा आग्रह है कि भाई 20% स्वयंसेवकों को तो हर स्थान पर हर स्तर पर घोष बजाना आना चाहिए। नगर का हिसाब लगाएंगे तो नगर की कुल सूची के 20% स्वयंसेवकों को घोष बजाना आता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ की होनी चाहिए। तो ये इसकी दृष्टि से हमारा सबका आग्रह है। अपने प्रांत के संदर्भ में हम इसके बारे में जरूर विचार करें कि हमारे प्रांत में शाखा, हमारा नगर, हमारा खंड, हमारा मंडल, हमारा जिला, ये सब इस दृष्टि से स्वावलंबी हुआ है कि नहीं हुआ है तो हमको स्वावलंबी बनाने की ओर सब मिलकर के प्रयास करना है। उसके लिए जो जो चाहिए सब करेंगे। घोष सीखने के लिए विस्तारक जा सकते हैं, घोष सिखाने के लिए विस्तारक जा सकते हैं। अनेक बार ऐसा रहता है ना, विस्तारक जाना है तो जिन स्वयंसेवकों को घोष बजाना आता है वो स्वयंसेवक घोष सिखाने के लिए भी विस्तारक जा सकते हैं। भाई दूसरे स्थान पर जाना जहाँ घोष नहीं है, वहाँ जाकर रहना, 7 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन रहना, घोष प्रशिक्षण देना वहाँ के स्वयंसेवकों को। और कुछ जगह ऐसी है कि हमारे यहाँ घोष नहीं है या हमारे यहाँ शंख का शिक्षक नहीं है, तो हमारे यहाँ का कोई एक बंधु जहाँ सिखाने वाला है वहाँ जाएगा, वहाँ जाकर के और शंख सीख कर आएगा 7 दिन 10 दिन रहकर, और वहाँ की एक शाखा में अपना योगदान करके आएगा, तो विस्तारक भी कहलाएगा और घोष सीखने वाला शिक्षार्थी भी कहलाएगा। कुछ बातें वहाँ छोड़कर आएगा अपने विस्तारक कार्यकाल से और घोष का प्रशिक्षण लेकर आएगा, बाद में अपने स्थान पर आकर वो सिखा सकता है। तो इसलिए घोष सिखाने के लिए विस्तारक जाना तो सीखने के लिए भी विस्तारक जाना, दोनों पद्धति अपने प्रांत में ऐसी बने। इसलिए हम सोचें, हम सब बातें भी सोचें, मैं वर्ष में कम से कम एक बार 7 दिन या 10 दिन के लिए घोष के लिए विस्तारक जा सकता हूँ क्या, ऐसा विचार करना। और अगर अपना प्रांत ये निर्णय कर लेता है कि आने वाले 1 या 2 वर्ष के अंदर एक बड़ा 1000 से ज़्यादा वादकों का घोष शिविर हमको करना है, तो सभी प्रमुख घोषवादकों को, घोष के शिक्षकों को ये मानकर ही चलना चाहिए कम से कम 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए तो विस्तारक जाना ही पड़ेगा। उसके लिए हम कैसे भी समय निकाल कर जरूर जाएंगे, ये बात भी हमको
स्मरण रखना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए, हमको ये मालूम है कि अभी 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 100 वर्षों में संघ का जो जो काम जैसे जैसे बढ़ा है, हर एक काम की समीक्षा होने वाली ही है, स्वाभाविक रूप से होने वाली है। हमारे घोष के विषय में भी कुछ समय पहले परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने एक प्रश्न हमसे पूछा था। उन्होंने कहा था कि भाई, उन्होंने 2014 में पूछा 10 साल में 10,000 घोषवादक जिनको प्रगत वादक कह सकते हैं। हमने कहा प्रगत वादक ये नहीं कौन, तो बोला प्रगत वादक का मतलब 25-30 रचना 40 रचना जानने वाले ऐसे वादक 10,000 तैयार हो सकते हैं क्या? तो उनके इस विषय को कहने के बाद हम सब लोगों ने चिंतन मंथन शुरू किया। इस बार जनवरी में अपनी अखिल भारतीय घोष टोली की बैठक दिल्ली में हुई। बहुत गहराई से विचार हुआ। विचार करके आने वाले 3 वर्षों की कार्य योजना बनी, और वो कार्य योजना बना करते ही क्या कि हम 2023 के अंदर अपने अपने प्रांत में ऐसे जो वादक हैं जिनको 25 से ज़्यादा रचना बजाना आता है, उन वादकों का अपने अपने प्रांत में कार्यक्रम करना है। अब वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 3 दिन का हो, ये अपने प्रांत ने सोचना, प्रांत की स्थिति को ध्यान में लेकर, लेकिन कार्यक्रम होना है, वहीं पर चयन होगा। और बाद में 2024 में एक बड़ा कार्यक्रम अपना अखिल भारतीय स्तर का हो, ऐसा अपन अपने ज्येष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करेंगे। उनकी अनुमति मिली तो ऐसा कार्यक्रम करेंगे। फिर वो कार्यक्रम भारत में किसी भी स्थान पर हो, चाहे दिल्ली होगा या नागपुर में हो या चेन्नई में हो, या हो सकता है आपके अमृतसर में हो जाए, या हो सकता है कि नया राम मंदिर बन जाए तो अयोध्या में हो जाए। कहीं भी भारत के जिस भी स्थान पर हुआ, उस स्थान पर हमारे प्रांत के भी ऐसे वादक उपस्थित रहेंगे। तो उसके लिए हमने एक योजना रचना ऐसी सोची है, भारत के प्रत्येक नगर और प्रत्येक खंड, उसमें कम से कम 5 वादक ऐसे खड़े करना है जिनको 25 से ज़्यादा रचना शुद्ध बजाना आता है। ध्यान रखना, ये शब्द शुद्ध बजाना आता है, संचलन करते हुए बजाना आता है, केवल बैठे बैठे नहीं, संचलन करते हुए, कदम मिलाते हुए 25 से ज़्यादा रचना शुद्ध वादन जैसा अपेक्षित है, ऐसे बजाने वाले प्रत्येक खंड से 5 और प्रत्येक नगर से 5, कम से कम इतने इस कार्यक्रम में सहभागी हों। ये हमारे सामने आगामी लक्ष्य है। तो इसी वर्ष हम 2021 में अपने अपने जिले का कार्यक्रम करें, 2022 में अपने विभाग का कार्यक्रम करें, और 2023 में अपने प्रांत का कार्यक्रम करें। ऐसा एक पहले जिला, बाद में विभाग, बाद में प्रांत पर इकट्ठे हों। 2023 में प्रांत के जब कार्यक्रम होंगे, उन सबका व्रत एकत्रित आने पर हम अखिल भारतीय कार्यक्रम तय करके उसकी सूचना नीचे तक देंगे। ऐसी अपने एक आगामी कार्य योजना है, आगामी एक इस प्रकार की इच्छा है, वो सब मैंने आपके सामने रखा है। तो संघ का एक घोष की विकास यात्रा जो क्रमशः चली, एक रोचक है, हमारे लिए प्रेरणादायी है। उसको मन में संजोते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए, उससे सीखते हुए, आने वाले समय की योजना रचना अच्छी बनाते हुए हम स्वयं का भी विकास करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र का भी विकास करेंगे। ऐसी आप सबसे मेरी विनती है, ऐसी आप सबसे मेरी अपेक्षा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ।